वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक वॉइस और वीडियो सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है आज इतने दिनों बाद हाथ में वापस से पेन आ गई है, वापस से पीपीटीज वगैरह अपलोडेड हैं लिखने के लिए। मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आप लोग भी पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो गए। तो सबसे पहले तो ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नई कॉपी आज खरीदी और आज से सोचा है कि आज के बाद नई शुरुआत करेंगे, आज से जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। तो पहले तो वो सारे लोग अपनी हाजिरी लगाओ, अटेंडेंस फटाफट लगा दो सभी लोग। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स के इस लेक्चर का वेट मैं भी कर रहा था, आप लोग भी कर रहे थे, और आज जाके वो वेट खत्म हुआ है समहाउ। तो शुरू करते हैं फिर आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि 1-2 मिनट का मैं वेट कर लूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, कॉलेज वगैरह शायद अभी आप लोगों का ओवर हुआ होगा। तो लेट अस वेट फॉर 1 और 2 मोर मिनट्स। तब तक मैं क्या करता हूं कि आप लोगों को बताता हूं कि किस वे में ये सेशंस होने वाले हैं, यहाँ पे कौन कौन सी गाइडलाइंस होगी जो हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार। सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि मैथमेटिक्स जो आप पढ़ने जा रहे हो, है ना, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ब्रांच कौन सी है। तो चैट बॉक्स में एक बार अपनी ब्रांच बता दो। हालांकि मैं सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे कवर करूंगा, जस्ट मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई सारे ब्रांचेस वाले आए हो या नहीं, या सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि सर मैथमेटिक्स स्टार्ट करवा दीजिए, हम पढ़ने आएंगे। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि आप लोग आए हो या नहीं आए हो। बहुत ही बढ़िया। सिविल से भी है, CS, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। चलो ठीक है, समझ गया मैं। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग आएंगे, या फिर सिर्फ आप मैसेज कर देते हो कि सर स्टार्ट कर दो। सर तो स्टार्ट कर ही देंगे, उसके बाद आपका भी आना इंपॉर्टेंट है। सिविल ब्रांच से हो, EC ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बताओ, कर दे शुरू आज का सेशन। लिखो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, एक बार जल्दी से सब लोग #, स्टार्ट लिख दो। शुरू कर देते हैं सेशन, ठीक है। सेशन शुरू करते हैं। उसके पहले आपके दिमाग में जितनी भी क्वेरीज चल रही हैं, जितने भी डाउट्स चल रहे हैं, जितने भी थॉट्स चल रहे हैं, सबका मैं सिस्टमेटिकली आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं। परफेक्ट। तो देखिए, हम लोग आज के सेशन में कवर क्या करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करने जा रहे हैं। ये कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए, जैसा कि बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, दिस इज फॉर ऑल ब्रांचेस। ऑल ब्रांचेस का मतलब चाहे आपकी ब्रांच EC हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, या फिर PI हो, या फिर XE हो, जितनी भी ब्रांचेस में मैथमेटिक्स पूछा जाता है उन सारे ब्रांचेस के टॉपिक्स को मैं सिस्टमेटिकली कवर करूंगा, ठीक है, डिटेल में कवर करूंगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट है, सर क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है? एब्सोल्युटली यार, ये डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जहां पे इतने क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके बाद आपको कोई और क्वेश्चन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में जो सबसे पहला और बेसिक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पे ये हेडिंग डाल लो भाई, लीनियर अलजेब्रा। फर्स्ट पेज पे हेडिंग डालने का अलग ही सुकून मिलता है। डिटर्मिनेंट्स आप हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। अब इमीडिएटली इसके बाद मैं डिटरमिनेंट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज हैं, उनको पहले क्विकली आंसर कर लेते हैं, मीनवाइल बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विशाल सोनी है। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2 बार क्लियर किया हुआ है। एक बार 2014 में मेरी रैंक 98 थी, और एक बार 2015 में मेरी रैंक 25 थी, ठीक है। आई हैव क्वालिफाइड सो मेनी PSUs, बहुत सारे PSUs भी मैंने क्वालिफाई किए। उनमें से बहुत सारे PSUs के इंटरव्यू स्टोरी भी बहुत सारे लोग सुन चुके होंगे। जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको इस कोर्स के साथ साथ मैं सुना दूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इंक्लूडेड हैं। और उसके अलावा अगर आप कभी भी अनअकैडमी प्लस पे मेरी प्रोफाइल जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि 7.5 करोड़ से ज़्यादा वॉच मिनट्स वहाँ पे मेरे प्रेजेंट है। 7.5 करोड़ वॉच मिनट्स वहाँ पे, मतलब इतनी बार बच्चे मेरे लेक्चर्स को वहाँ पे देख चुके हैं, पसंद करते हैं, रैंक लेके आते हैं। और जैसे मैंने बार बार बोला ना, वही हमारा ड्रग है, वही हमारा एडिक्शन है। उसी से हमें क्या मिलती? किक मिलती है, ठीक है। बाकी नॉर्मल खाना पीना तो सब लोग खाते रहते हैं, बट किक बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे बच्चे हर साल अंडर 100 रैंक लेके आते हैं, मैसेज करते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के आपने इंटरव्यू वगैरह भी देखे होंगे। तो इस बार भी बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो। उसके अलावा अगला, पहले तो ये बताओ सभी लोग जान गए मुझे, ठीक है, या फिर कुछ और पूछना है मेरे बारे में कि सर और बता दिए? कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा। जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वही, कि सर आपकी सैलरी कितनी है, और आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सर आपके पास कार कितनी है, ये सारे क्वेश्चंस पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमेशा कैसे रहने चाहिए? प्राइवेट रहने चाहिए, या टीचर की मर्जी पे रहने चाहिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। सिलेबस में अगर आप देखें
तो पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा ऑब्वियसली हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा ना फ्री माइंड से पढ़ोगे। फ्री माइंड से पढ़ने का मतलब, क्योंकि आपने 11वीं 12वीं में लीनियर अलजेब्रा या इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो डिटर्मिनेंट्स तक ही थोड़ा बहुत सिलेबस में रहता है, उसके बाद वाली चीज़ें आप पढ़ते नहीं हो। बट इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं, कैलकुलस, ठीक है, जैसे ही कैलकुलस वाला चैप्टर स्टार्ट होगा मैं हेडिंग डालूंगा लिमिट, और जैसे ही मैंने लिमिट वहां पे हेडिंग डाली ना, आप तुरंत चले जाओगे कहाँ पे, जहाँ से आपने 12वीं में IIT JEE की प्रिपरेशन की थी, कोटा, कानपुर, जहाँ से भी की थी। और जाहिर सी बात है कि अगर 100 लोग प्रिपरेशन करने जाते हैं तो 98 लोग जाते तो वहाँ पे हैं, लौटते 196 लोग हैं, साथ में उनका बाबू भी आता है। तो आपको वो सारी बातें याद आने लगेंगे, अरे सर ये लिमिट लिमिट की क्या बात कर रहे हो सर, बड़ा दर्द हो रहा है पुराना इतिहास जान के, पुरानी बातें जान के। तो उस टाइम मैं आपको वापस से सावधान करूंगा कि भाई कैलकुलस स्टार्ट हो गया है, जो भी तुम्हारी पुरानी यादें हैं उसको जल्दी से खत्म करो, उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करना, ठीक है। तो कैलकुलस में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है भाई साहब। तो कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल्स कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बशर्ते कि आप अपना इतिहास वहीं पे छोड़ के आ जाओ, तो आपको इसमें बहुत मजा आएगा। एक बार देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल्स, तो इसके मैक्सिमम कंसेप्ट को, जैसे कैलकुलस में बेसिकली होता ही क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यही तो होता है। तो अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ लिया है ना, तो वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आगे चल के वेक्टर वेरिएबल्स पे अप्लाई करना है। आसान है, सिंपल है, बहुत ईजी चैप्टर है। सिमिलर तरीके से वही कैलकुलस आगे चल के आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हम हमेशा सिंक में पढ़ेंगे। देखिए मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है, ये 3 चैप्टर्स हमेशा बैक टू बैक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैलकुलस और वेक्टर वेरिएबल पहले पढ़ लें, रियल वेरिएबल बाद में पढ़ें, कॉम्प्लेक्स वाला फिर कहीं लास्ट में जाके उसको फिक्स कर दें। मेरे हिसाब से उसमें कभी भी सिंक बनेगा नहीं। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम इसको हमेशा सीक्वेंस में पढ़ें, क्योंकि देखिए जो इस चैप्टर में आपकी लर्निंग है उसको आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करिए। अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे ना, तो सेकंड चैप्टर का नाम सिर्फ कैलकुलस लिख देते हैं, यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस लिखते हैं, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलस लिख देते हैं। उसी को मैंने थोड़ा डिटेल करके आपको दे दिया कि है कैलकुलस ही, है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही, बट एक बार रियल वेरिएबल पे लगाएंगे, एक बार वेक्टर पे, एक बार कॉम्प्लेक्स पे। ये सब क्या होता है चैप्टर्स में बहुत डिटेल में देखा जाएगा, ठीक है। फिर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स। 2022 का आप गेट का एग्जाम उठाकर देखिए भाई साहब, आपको क्लास नोट से एज इट इज क्वेश्चन दिखेंगे। जो जो प्रोबेबिलिटी में मैंने स्टार मार्क करवाए हुए थे, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर साइंस वगैरह के पेपर में, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड्स। और देखो मिसलिनियस में ना, ये जो मिसलिनियस वाला टॉपिक है, इसमें आपकी सीरीज हो गया, या मिसलिनियस वाला जो टॉपिक हो वो सप्लाई डिमांड बेसिस पे रहेगा, जो आप डिमांड करोगे उसकी मैं सप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक बार चैप्टर बताओ, सबको क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ या ना में जल्दी से जवाब दे दो। बहुत मजा आ रहा है यार पढ़ाने में, ठीक है। मुझे लग रहा है काफी टाइम हो गया, 20-25 दिन से शायद मैंने पेन भी नहीं पकड़ा है, ठीक है ना। हाँ देखो, ब्रांच वाइज सिलेबस का ना मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि कौन सी ब्रांच में कौन सा टॉपिक नहीं है, बट लीनियर अलजेब्रा सारे ब्रांचेस में, तो पहले चैप्टर में तो सब लोग स्टार्ट करो ही करो, है ना। एक आधे टॉपिक बीच में इधर उधर मिस होते हैं, उनका मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा ब्रांच वाइज, सो दैट आप उसको देख पाएं। अब क्योंकि यहाँ ब्रांच वाइज ब्रांच अगर टॉपिक बताने लगूंगा ना, तो बड़ा मैसी सा पूरा का पूरा सेशन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब इसके अलावा बुक्स सर कौन सी फॉलो करनी चाहिए? देखिए अगर आप क्लास के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से कोई बुक्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास नोट्स को ही अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली है नहीं। बट अगेन अगर आप मुझसे कोई एक किताब पूछोगे, तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है किताब, वो ये किताब है। इसका PDF में मिल जाएगा, इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इनका नाम डालिएगा, डेनिस जीजिल, है ना, और एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लिखिए, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो आपको इनके PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपके कॉलेज में कुछ ऐसी बुक्स चलती हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में HK दास चलती है ना, बहुत सारे कॉलेजेस में आई थिंक NP बाली चलती है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में एक रमन्ना करके किताब आती है, वो चलती है। और कोई किताब चलती है क्या? आप लोग बताओ अपने कॉलेज में कौन सी किताब पढ़ते हो, ठीक है। ये तो मुझे कुछ कुछ ऐसे याद है यार, है ना, ये कुछ कुछ ऐसे याद है कि हमारे कॉलेज टाइम में ये सारी किताबें पॉपुलर होती थी। और कोई किताब आप लोग पढ़ते हैं? BS ग्रेवाल, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो BS ग्रेवाल, तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक किताब है ना, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी अच्छी किताबें हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी किताबें, ये सारी किताबों में आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिल जाएगा, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किताबें अगर आपके पास है, ठीक है, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये किताबें अगर आपके पास है, तो मैथमेटिक्स का तो पता नहीं, बॉडी जरूर आपकी बन जाएगी। बस आपको क्या करना है, एक हाथ में एक किताब, दूसरे हाथ में दूसरी किताब, सुबह से शाम तक क्या करते रहो, समझ गए। तो एक चीज का तो मुझे भरोसा है कि पता नहीं मैथ समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, इसको पढ़ के बॉडी जरूर बना सकते हो, क्योंकि काफी मोटी मोटी किताबें होती हैं ये, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि
क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कभी कभार कोई टॉपिक में लगे कि यार थोड़ा और हो रही मचल रहा मन करना चाहिए तो देख लो, अदरवाइज आई डोंट थिंक इट इज नीडेड। हाँ, इसका पीडीएफ लेके आप रख सकते हो, क्योंकि इसमें ना आपको इमेजेस वगैरह बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर किताब है ये डेनिस जी सील वाली ना। ये सारी किताबें उतनी सुंदर नहीं, मतलब उसमें डायग्राम आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेंगे 3D वगैरह, इसमें बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम आपको मिल जाएंगे। सो दिस बुक यू कैन जनरली कीप द पीडीएफ ओनली, ठीक है ना, पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ किताब का सबको क्लियर हो गया यार? जल्दी जल्दी बताते रहो, फटाफट बताते रहो। ठीक है भाई, आप लोगों का भी सजेशन लेंगे, ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैं उनके आंसर कर देता हूं जल्दी से। देखिए सबसे पहली चीज, हु कैन अटेंड दिस लेक्चर। देखिए जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। सर मैंने 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई है तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके लिए 11वीं 12वीं के मैथमेटिक्स की नीड ही नहीं है, जो नीड होगी वो ऑलरेडी बेसिक से मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। तो समझ गए कौन कौन इसको अटेंड कर सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और किसी भी ईयर में, आप फर्स्ट ईयर में कर लो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर ड्रॉपर, हर कोई इस लेक्चर को अटेंड कर सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप की इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस यहाँ पे फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। अब ये मत बोलो कि सर हम यहाँ पे बगल में एक दूसरा टैब भी खोल के रखे हुए हैं, बीच बीच में इधर उधर स्विच करते हैं, तो भाई फिर तो नहीं समझ में आएगा ना, तो यहाँ फोकस तो करना पड़ेगा। चलो दूसरा सबसे पॉपुलर क्वेश्चन कि सर ये विशाल गेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम सर कहाँ पे मिलेगी, इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इमीडिएटली एक काम करो आप सभी लोग, एक बार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो सबसे ऊपर एक स्पेशल क्लास का लिंक आ रहा होगा, एक बार फटाफट जल्दी से वो लिंक आप लोग देखो। लिंक देख के जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करो कि हाँ सर वो लिंक दिख रहा है। चैट बॉक्स में लिखना है कि लिंक दिख रहा है, बस ये मत लिखना दिख रहा है, मुझे क्या पता क्या दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो लिंक दिख रहा है ऐसा करके आप लोग लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे सबसे ऊपर ना स्पेशल क्लास का आपको एक लिंक दिख रहा होगा, दिखा? लिंक दिख रहा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जब आप इसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो एक डिस्क्रिप्शन आता है वीडियो का, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको एक लिंक दिख रहा है, पक्का? चलो बहुत ही बढ़िया, सबको लिंक दिख रहा है। आपको क्या करना है, बस उस लिंक पे क्लिक कर देना है। जो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास अनअकैडमी का ऐप नहीं हो आज की डेट में, तो अनअकैडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, आपको सीधा मेरी स्पेशल क्लास पे लेके जाएगा, जहां पे ये क्लास खत्म होने के इमीडिएटली बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हुआ दिखूंगा। आज की टाइमिंग मैंने 8 PM रखी हुई है, क्योंकि मुझे नहीं पता आज क्लास कितने बजे तक जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी थी। मोस्ट प्रॉब्ली शायद उसकी टाइमिंग 7:30 PM के अप्रॉक्स रहनी चाहिए, बट वो क्लास की इमीडिएटली बाद रहेगी, तो हमेशा सिंक में चलता रहेगा, टाइटल के साथ लिखा होगा, ठीक है। अगर आप अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो और सपोज आप स्पेशल क्लास एक्सेस करने जा रहे हो सकता है, शायद, मुझे नहीं पता, अगर आपसे कोई कोड वहां पे मांगता है तो आप सिंपली ये कोड लगा देना, वो एब्सोल्युटली फ्री होता है, उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है ना। बट मेरे ख्याल से इंटरफेस ऐसा होता है कि जो लोग पहली बार शायद एंटर करेंगे उनको ये कोड मांगेगा, तो ये कोड लगा के आप एंटर कर लेना मेरी स्पेशल क्लास में। वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, क्लास के बाद प्रॉपरली वेल टाइप्ड PDF मिल जाएंगे, और इस PDF का लाइव वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बट वो 8 बजे लाइव हम लोग साथ में करेंगे, तो जिनको लाइव 8 बजे आना है वो आके मेरे साथ कर सकते हैं, जिनको बाद में एक्सेस करना है वो बाद में एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर ये जो VGPP का सॉल्यूशन होगा ये कब तक अवेलेबल रहेगा? भाई ये तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी, मतलब वो ऐसा नहीं कि लाइव क्लास के बाद वो गायब हो जाएगा, वो हमेशा पिंड रहेगा। सपोज आप आज से 2 महीने बाद आप किसी को रिकमेंड करते हो कि भाई सर ने वो सेशन स्टार्ट किया था, वहां से जाके मैथमेटिक्स कवर कर लो, सर ने अच्छा पढ़ाया था, तो अगर वो बच्चा भी 2 महीने बाद आता है तो उसको डिस्क्रिप्शन में स्पेशल क्लास का लिंक दिख जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन जाके देख सकता है, चलेगा? ओके ठीक है, परफेक्ट। तो बताओ जिनके पास ऐप नहीं होगा उनको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिनके पास है मेरे ख्याल से वो डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जा रहे होंगे। तो ये बताओ सेकेंड वाली क्वेरी का सबको आंसर मिल गया? बोलते जाओ यार, जल्दी जल्दी बोलते हो, थोड़ा फास्ट करना हम लोग ना, 21st सेंचुरी वाले हम लोग हैं सोशल मीडिया वाले, क्विकली रिस्पॉन्स हमको चाहिए, हमारे पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, पक्का? चलिए परफेक्ट, ठीक है। उसके अलावा सर अगर क्लासेस खत्म हो गई तो हम और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? भाई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको करो, DPP के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके साथ साथ PYQ बस प्रैक्टिस करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सर क्या आप PYQ प्रोवाइड कराओगे? यार मैं PYQ प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, इन द सेंस कि PYQ की किताब आपको खरीदनी पड़ेगी। बोला सर PYQ किताब भी खरीद के हमको दे दो, वो तो आपको खरीदनी पड़ेगी ना। और देखिए कोशिश ये करें कि PYQ की हार्ड कॉपी जरूर खरीद लें, ठीक है, मैथमेटिक्स की PYQ की हार्ड कॉपी आप लोग जरूर खरीदें, ठीक है। ओके, ये देखो एक मेरा भाई कितना यार कितना अच्छा आदमी, ये बोल रहा है सर ये कोर्स को ना आप पेड कर दो।
यार आप जैसे अगर सभी लोग होते ना कितना अच्छा होता है इस दुनिया में, बताओ। तो इस भाई को तो मेरा बिग सैल्यूट है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। बट यार क्या करें, ये बाकी लोग जो है ना ये लोग हमारे साथ नहीं है ना, तो क्या किया जाए। चलो, उसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाएगा, टेस्ट को कंडक्ट करवाने का क्या तरीका है। तो देखिए होगा क्या, वैसे तो मैंने ये सोचा है कि हर फ्राइडे सॉरी हर संडे संडे आपका टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो संडे संडे जो टेस्ट करवाना रहेगा उसका मैं एग्जैक्ट एक अलग से वीडियो आपको बना के बताऊंगा, है ना, टेस्ट से पहले कि वो टेस्ट आप कैसे अटेंड कर सकते हो। ऑब्वियसली वो भी फ्री होगा, तो वो आप आके टेस्ट अटेंड कर सकते हो। बट दिस इज समथिंग जिसके लिए मुझे एक पूरा अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है। क्योंकि टेस्ट जो होना चाहिए वो टेस्ट जैसा भी लगना चाहिए ना, कि आप प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो, टाइमर चल रहा हो, आप बाकी लोगों से कॉम्पीट कर पा रहे हो, लीडर बोर्ड देख पा रहे हो। तो पहले तो बताओ इस बात पे अलाइंड हो आप लोग, अगर मैं एक दो दिन में इसमें सेशन लेके आपको समझा दूं कि टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे आप इस पे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। जो भी वो भाई है भाई, उसको तो मेरा बिग सैल्यूट है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में आप लोग भी उस भाई जैसे ही बने, ठीक। चलिए, अब बताइए। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था कि सर मैं अनअकैडमी प्लस का यूज़र हूँ, क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज अगर आपने सुबह और शाम वाला स्लॉट बुक कर रखा है, सपोज आप सुबह किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, शाम को किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो अपना शेड्यूल डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे भी मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। बट सपोज अगर कोई सुबह की क्लास कर रहा है, या लास्ट ईयर क्लासेस कर चुका है, या शाम के टाइम में फ्री है और उसे लगता है कि सर मैं ये क्लासेस कर लूँ क्या, तो कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात है नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमने तो क्रैश कोर्स कर लिया था, क्या हमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करना चाहिए। भाई नेचुरल सी बात है, क्रैश कोर्स होता है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है। क्रैश कोर्सेज में 70% के आसपास कंसेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में पूरा डिस्कस किया जाएगा। जैसे अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने क्रैश कोर्स करवाया था तो मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में रूट्स की कैलकुलेशन का बेसिक डिस्कस नहीं किया था, है ना। बट वो एक क्वेश्चन आपका गेट में पूछ लिया गया। जबकि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज किसी ने किया होगा मुझसे, या कभी पढ़ा होगा आपने, तो वहां पे मैं आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ माइनस आई, क्यूब रूट ऑफ -1 कैसे निकालते हैं डिटेल में बताया। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो पढ़ के जाएगा ना, वो 13 में से 13 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। जो क्रैश करके जाएगा वो 7-8 नंबर ला सकता है, बट ये 4-5 नंबर का डिफरेंस फिल करना जनरली मुश्किल हो जाता है, अगर पेपर थोड़ा ठीक ठाक आता है तो, ठीक है ना। तो क्या ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आपके दिमाग में जितनी भी उमंगे तरंगे उठ रही थी सबको मैंने शांत कर दिया, बोलो हाँ या ना। हाँ, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे शायद आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, और ना ही मेरी कम्युनिटी देख पा रहे होंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है यार, ठीक है। अब उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार रिक्वेस्ट रेज कर रखी है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में डाल देना, सेशन के बाद मैं आके आप लोगों की क्वेरीज को आंसर कर दूंगा। और देखो आप लोगों को बताइए, ऑलमोस्ट 90% कमेंट्स का रिप्लाई मैं खुद करता हूँ, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। सेशन का ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। चलो, अब मेरे ख्याल से मैंने सेशन के स्टार्टिंग के सारे जो डाउट्स थे वो मैंने आप लोगों के सॉल्व कर दिए। अब मैं चाहूंगा कि, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोर्स है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। जनरली जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो टीचर पहले पढ़ाता है, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा उल्टा है, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं। तो बताओ, आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर करोगे। क्लास नोट्स का पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये सेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेशन के बाद, उसके लिए सेशन के आखिरी तक रहना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी है शुरुआत में सारे क्वेश्चन के आंसर ले लोगे, लास्ट तक तो रुकोगे ना, ठीक है। चलो, तो मैं आप लोगों से ना प्रोबेबिलिटी का एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे सोच समझ के उसका आंसर बताना, ठीक है। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कितना एक्साइटेड हो। चलो, सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल देख ली, ठीक है। आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल देख ली, तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013 में इंटरव्यू तक पहुंचा, 2014 में 98 रैंक है, 2025 में मेरी 25वीं रैंक है। उसके अलावा और सारे एग्जाम्स बहुत सारे क्वालिफाई किए। पिछले 8-9 सालों से पढ़ा रहा हूँ, भगवान की दया से फीडबैक भी ठीक ठाक है, बच्चे तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाउट आपके दिमाग में आ रहा है वो मेरे दिमाग में आ चुका होगा, या तो एज ए टीचर या तो एज ए स्टूडेंट। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, बोलो। पक्का, पक्का है ना। यानी आप मानते हो कि इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 है कि सर जो हम सोच रहे हैं
वो आप सोच चुके होगे, या तो एज ए टीचर या तो एज ए स्टूडेंट। मतलब जो काम आप लोग करने जा रहे हो वो मैं करके छोड़ चुका हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लास का जो फ्लो होगा उसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग सुनने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें। देखिए, किसी भी चीज को सीखने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है लिसनिंग। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। जिसने ढंग से सुनना सीख लिया उसने किसी भी चीज को सीखने के प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जो भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आप बहुत ध्यानपूर्वक उसको सुने। मैं एक बात को कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करूंगा। छोटी छोटी बातों पे चर्चा करेंगे, हर एक छोटी से छोटी बातों पे सवाल लगाने की कोशिश करेंगे और क्लोज करने की कोशिश करेंगे टॉपिक को। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज़ में मेरा सपोर्ट करें, रादर देन कि अगर इमीडिएटली हमारे दिमाग में कोई क्वेरी आती है तो उस क्वेरी को हम कहीं पर नोट डाउन कर लें। मैं 99.99% गारंटी देता हूँ क्लास खत्म होते होते तक वो क्वेरी ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाएगी। बाय द वे उसके बाद भी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर मैं तो हूँ ही उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब आई थिंक हमें सेशन की शुरुआत करनी चाहिए इसी नोट पे, और सबसे पहला चैप्टर हमको स्टार्ट कर देना चाहिए लीनियर अलजेब्रा। तो ऊपर वाले का नाम लेते हैं और शुरू कर देते हैं। तो बताइए सभी लोग, स्टार्ट कर दिया जाए? पक्का? चलो तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो लीनियर अलजेब्रा। शुरू कर देते हैं आज की कहानी। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो तो लीनियर अलजेब्रा शुरू करते हैं। अब देखिए लीनियर अलजेब्रा में हमको पढ़ना क्या क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं टॉपिक के अंदर, एंटर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में एक्चुअली हमें स्टार्ट तो मैट्रिसेस से करना चाहिए, है ना। एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मैट्रिसेस से करना चाहिए। बट होता क्या है ना, चाहे आप मैट्रिसेस पढ़ो, मैट्रिसेस के बाद वाले जरा टॉपिक्स का नाम देखते हैं, रैंक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। भाई साहब ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, बिना इसके अधूरे हैं। समझ गए ना? जैसे मैं अगर मैं बोलूँ मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो आप बोलोगे अरे सर ये क्या बात करो, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मैट्रिक्स या मैथमेटिक्स कभी पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो रहेगा। सिमिलरली जो आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे ना डिटर्मिनेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो आप समझना चाहो समझ लो। बिना इसके ये चारों टॉपिक्स अधूरे। और मुझे पता है 11वीं 12वीं में जनरली उतना स्ट्रांग नहीं होता डिटरमिनेंट वगैरह, तो डिटरमिनेंट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम जो डिटरमिनेंट हम पढ़ेंगे ना, उसका बहुत बेसिक सा पोर्शन टच करना है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर उतना डिटरमिनेंट आप लोगों ने अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया, मुझे नहीं लगता है कि आगे के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, आज का हमारा एजेंडा है डिटरमिनेंट का। हमें कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर मैट्रिसेस पे आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है। फिर रैंक की कैलकुलेशन पे आएंगे। रैंक की कैलकुलेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पड़ोस वाली आंटी का मैं आपको क्या बताऊंगा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। पड़ोस वाली आंटियाँ क्या होती हैं आप बताइए? वो सामने, वो अपने घर में देखते हैं या फिर बगल वाले के घर में? तो आप बोलोगे सर वो तो बगल वाले घर में देखते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपने घर में क्या चल रहा है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो रैंक का पूरा कंसेप्ट कौन सिखाएगा हमको? पड़ोस वाली आंटी पूरा कंसेप्ट आपको सिखा के जाएंगे रैंक वाला। बहुत सिंपल होता है, बहुत मजा आएगा। एक बार रैंक हमारे पकड़ में आ गया ना, तो भाई साहब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो रैंक पकड़ना है, ये अपने आप निपट जाएगा। और ये निपट गया तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर में कुछ नहीं, सारे लिंक्ड हैं, है ना। तो मुझसे कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर अटेंड कर रहा हूं, क्या उसके पहले वाला टॉपिक आना जरूरी है? जरूरी है भाई, है ना। जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले। सीक्वेंस अगर क्लियर नहीं है तो टॉपिक्स में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। दैट इज वाई मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में बोला था कि इस कोर्स की फीस वैसे तो 10,000 है, आगे वाला 1 मैंने हटा दिया था, बट उसके बदले मैंने मांगी थी आप लोगों से कंसिस्टेंटी, डेडिकेशन, और उसके साथ साथ क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करिए। ठीक है, चलो शुरू किया जाए डिटरमिनेंट। चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार थोड़ा सा बस 5 मिनट का डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में डिटरमिनेंट पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। 5 मिनट उसका डिस्कशन करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, आपको काफी मजा आएगा इसको सीखने में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं फिर सीधा डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है? तो ये बोल रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे सपोज अगर मैं ऐसी कोई इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना, ऐसा मैंने लिखा, तो क्या हम सभी लोग अग्री करते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है? जब भी आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंग एक लीनियर लाइन वहां पर बन जाएगी, बनेगी ना एक लाइन। ठीक है, परफेक्ट। तो अगर मैं इसमें वेरिएबल्स की बात करूं तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से प्रेजेंट है? आप बोलोगे सर देखिए 2 तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, ये x और y वेरिएबल है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो अगर मैं वेरिएबल्स की पावर देखूं तो यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 1 दिख रहा है।
अगर मैं चाहता तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा एक नया वेरिएबल z लिख के उसकी पावर जीरो कर सकता था? कर सकता था। किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो करोगे तो हमेशा क्या मिलता है? वन। एक्सेप्ट टू नंबर्स, कौन कौन से? जीरो की पावर जो जीरो होती है वो कभी भी वन नहीं होती है। सिमिलरली जो इनफाइनाइट की पावर जीरो होती है वो कभी भी वन नहीं होती। इन दोनों के अलावा आप कोई भी नंबर लीजिए और उसकी पावर अगर आप जीरो करेंगे तो हमेशा वन मिलेगी। जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे या लिमिट्स पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा कि ये दोनों फॉर्मेट्स को जनरली हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट्स बोलते हैं। चलेगा ना? बोलते जाओ यार फटाफट सभी लोग। पक्का? परफेक्ट, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो सपोज एक वेरिएबल y था, एक x था, एक z था। इसमें वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम आपको वन मिल सकती है, तभी हम किसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। डन। चलो अब ये बताना, क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूं? जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी। फटाफट सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में, मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या इसको हम एक लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, हाँ या नहीं? बोलते जाओ। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। ये देखिए, x की पावर वन, y की पावर वन, z की पावर वन। सपोज अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल लगा भी देते तो उसकी पावर हम जीरो कर सकते। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम वन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। पावर अगर उससे ज्यादा करोगे तो फिर वो नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन तो अभी भी रहेगी बट दिस विल बिकम नॉन लीनियर इन नेचर। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बताता हूँ, ग्राफ एक बता देता हूँ, फिर हम ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो x बाई ए, y बाई बी इक्वल टू वन। फिर से मेरा वही सवाल कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? जल्दी से बोलो हाँ या ना। ये x, ये y, क्या एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि सर इसकी प्लॉटिंग जरा करके दिखाइए, तो इसकी प्लॉटिंग में देखिए, ये जो a वाला पॉइंट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपका कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, है ना? यानी एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे ये कट करेगा, और इसको आप क्या बोलते हो? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। चलेगा? बोलो हाँ। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इस लाइन की जब भी आप इक्वेशन ड्रॉ करोगे ना, एक ऐसी लाइन हमेशा बना दिया करो। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या लिख दिया करो? ए, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या लिख दिया करो? बी। ठीक है, बोलो आता है ये सबको बनाना? देखो मैंने इसीलिए आप लोगों से बोला था कि भाई फोकस यहाँ पे रहना चाहिए ना, यहाँ पे फोकस है। जिसका फोकस चैट बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन में कि भाई कौन कौन क्या क्या रिप्लाई कर रहा है ना, भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट कर रहे हो, है ना? फोकस पूरी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे अगर फोकस है तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे आज की क्लास में, है ना? लाखों रुपए का कंसेप्ट सीख के जाओगे बिल्कुल फ्री में। पक्का? ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन बना के दे दूं तो आप ये लाइन की इक्वेशन हमेशा ड्रॉ कर लोगे। कर लेंगे ना आप सभी लोग लाइन की इक्वेशन? चलो अब ये बताइए जरा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है कोई? सब? सारे शादीशुदा लोग मेरी क्लास में आ गए? आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। कितने लोग हो भाई? सारे शादीशुदा हो इसी उम्र में? तो गेट की तैयारी क्यों कर रहे हो भाई? बच्चे को पढ़ाने के लिए? अच्छा, आपका बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है, आप आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए। चलो खैर, मान लेते हैं कुछ लोगों की हुई है कुछ लोगों की नहीं हुई थी, जो भी है खैर। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी की शादी होती है ना तो असल में कैसे कैसे उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसी बहाने आप दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन के, जैसे एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। बट अगर मुझसे कल को कोई इसके सॉल्यूशन का नेचर पूछना चाहे, इसके नेचर पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं, तो इसको शादीशुदा जिंदगी से बड़ी आसानी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे। देखिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि सबसे ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, टू, अभी नोट मत करना, बस देखते जाना। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, इसको मैं वन का नाम दे देता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख लूँ, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ये देखो टू था, इसको उठा के मैंने वन बाई टू कर लिया। ये जो वाई था इसको उठा के मैंने वन कर लिया और इसको वन कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा हुआ भाई साहब। ठीक है, देखते रहना। सेकेंड वाली इक्वेशन अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने लिख दी, सेकेंड वाली इक्वेशन में देखना क्या लिखा हुआ था, 4x प्लस
सुनते जाना, एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, ये कहानी सुन लोगे तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं 2 से इधर डिवाइड करूँ अगर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता था x बटा 1/2, x बाई 1/2, y बाई 1 इक्वल टू 1, है ना। ये फर्स्ट लाइन है, ये दूसरी लाइन है। कितने लोग बोलते हैं कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो सर आप, ये दोनों तो सेम ही लाइन है ना। भले ही आपने इन दोनों को अलग अलग इक्वेशन का नाम दिया, बट कहीं ना कहीं ये दोनों तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। बोलिए हाँ या ना। तो आप बोलोगे कि हाँ सर दोनों तो सेम ही लाइन है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है, अगर मैं समहाउ दोनों को प्लॉट करता तो क्या दोनों एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं। ये देखो पहली लाइन पहले बताओ सभी ने देख ली, बोलो हाँ। फर्स्ट लाइन देख ली, क्योंकि दूसरी लाइन एग्जैक्टली इसी के ऊपर बनाऊंगा ना, तो आपको फिर दोनों लाइंस दिखेगी नहीं। इस वजह से पहले मैं आपकी सहमति ले लेता हूं कि क्या जो पहली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये आपको दिख रही है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। तो मैं क्या करता हूं, पहले दूसरी लाइन को चमका देता हूं, फिर ये देखिए दूसरी लाइन मैंने यहां पर बना दी। ठीक है, तो दिख रही है आपको चमकते हुए दूसरी लाइन, बिल्कुल इसके ऊपर ये बिल्कुल ओवरलैप्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्ट इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, ये क्या एक्चुअली है देखो। ठीक है, तो जब होता क्या है ना, जब दो लोगों की नई नई शादी होती है, तो सपोज हस्बैंड है, वो दिन भर काम वाम करके शाम को वापस आता है, वो बोलता है अजी सुनती हो, एक गिलास पानी देना। तो जो वाइफ होती है वो सिर्फ पानी लेके नहीं आती है, पानी के साथ कुछ मीठा भी रहता है, मीठे के साथ चाय भी रहती है, चाय के साथ दुनिया भर के स्नैक्स भी रहते हैं। और पूछा जाता है कि अजी कुछ और तो नहीं दे दूं आपको। कहने का मतलब है जब नई नई शादी होती है ना, उस टाइम पे पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। ये हस्बैंड, ये वाइफ, इनका अगर आप देखोगे ना, हर एक चीज़ पे राजी खुशी है। चाहे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, हर एक जगह पे ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल राजी हैं। अगर ये हर एक जगह पे दोनों एक दूसरे से राजी हैं, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों के थॉट प्रोसेस में, दोनों के मिलन में इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं? बोलो हाँ या ना, है ना। ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी कि जब भी आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है सर। कब? जब दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पहला वाला इक्वेशन और दूसरा वाला इक्वेशन बिल्कुल सेम है, तो जब इन दोनों लाइंस को आप बनाओगे, ये दोनों लाइंस हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे। बोलिए डन है ये बात? सभी लोग बोलेंगे भाई, जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं। ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ भाई। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी हर पॉइंट अपने आप में एक सॉल्यूशन है। ठीक है, हर पॉइंट अपने आप में एक सॉल्यूशन। क्लियर? बशर्ते वो पॉइंट यहाँ पर लाई करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई नई नई शादी वाली बात। आइए देखते हैं, जब हम दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या एग्जिस्ट कर सकती है। जरा इसको देखिए, ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक दिख रहा है y माइनस 2x इक्वल टू 4। क्या आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है? आप बोलोगे हाँ सर आता है। ये थी पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 2। मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये मुझे मिल जाएगी 2 माइनस वाई। कर सकते हैं, करते रहो आप सभी लोग, जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग सॉल्यूशन में निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली? x की वैल्यू नाउ हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। y की वैल्यू निकाली, x की यहां पर पुट कर दो, ये हो जाएगा y माइनस 2। बहुत ही बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कुछ भी हम लोग टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं, बस एक फिलॉसफी बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि भाई हम करना क्या चाहते हैं इस चैप्टर में। उसके लिए ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से देखो, क्या 3y की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कि क्या y की वैल्यू हमको 8/3 यहाँ पर देखने को मिली? बोलो जल्दी से सभी लोग। आप बोलोगे हाँ सर, y की वैल्यू तो 8/3 आ रही। और अगर y की वैल्यू 8/3 आ गई, तो क्या हम x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? कर लेते हैं, 2 माइनस 8/3। तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी -2/3। बोलो क्लियर? यानी कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, क्या इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है या फिर एक मात्र सिंगल यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है? समझ गए आप मेरे क्वेश्चन को? मैं पूछ रहा हूं, जब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो ये दोनों इक्वेशंस के क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं या फिर
एकमात्र यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट टू -2/3 कॉमा 8/3। बोलिए। तो आप बोलोगे सर एक ही तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका। इन दोनों इक्वेशंस में x और y की एक सिंगल ऐसी यूनिक वैल्यू है जो इसके LHS और RHS को सेटिस्फाई करेगी, जो इसके LHS और RHS को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर इसकी एक सिंगल यूनिक वैल्यू आ रही है तो कोई मुझे लाइन के टर्म्स में बता सकता है क्या कि सपोज अगर इस लाइन को मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करूं तो उस दौरान उन दोनों लाइंस का क्या होना चाहिए? बोलो, बोलते जाओ यार सभी लोग। भाई इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं एक फिलॉसफी डेवलप हो जाए। एक बार फिलॉसफी डेवलप हो गई ना तो चैप्टर पढ़ने में मज़ा बहुत आता है, समझ गए? चाहता तो मैं सीधे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर देता, बट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के यही फायदे होते हैं कि थॉट प्रोसेस हमारा नेक्स्ट लेवल पर बिल्डअप होता है। खैर चलिए, कहने का मतलब है कि अगर मैं इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करता, सपोज अगर मैं इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करता तो मैं एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं कर रहा हूँ इनकी, ठीक है, एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको रैंडमली शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब भी हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं, अच्छा ये चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ना, ये चीज़ तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों लाइंस की इक्वेशन यहाँ से लिखने की कोशिश करूँ तो जो फर्स्ट वाली लाइन आपको दिख रही है, पहली वाली लाइन ऊपर वाली, इसको मैं ऐसा लिख सकता था y इज इक्वल टू -x+2। जो दूसरी वाली लाइन आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है उसको मैं लिख सकता था y इक्वल टू 2x+4। तो मैं ऐसा बोल सकता था क्या, y इज इक्वल टू mx+c के हिसाब से पहली वाली लाइन का स्लोप नेगेटिव है, y इक्वल टू mx+c के हिसाब से दूसरी वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव है ना। y इक्वल टू mx+c में m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन बना देते हैं, एक नेगेटिव स्लोप की लाइन अगर हम चाहें तो यहाँ पर बना सकते थे, कर सकते हैं ऐसा हम लोग, ठीक है। तो मैं एक रैंडम सा बस ऐसे ही आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ वगैरह की एग्जैक्ट प्लॉटिंग की हमें नीड ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन सपोज और एक नेगेटिव स्लोप की लाइन मैं आपको शो कर देता हूँ। ये लीजिए एक सपोज नेगेटिव स्लोप की लाइन हो गई है ना, ये देखो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। एक्यूट का मतलब 90 से कम, ऑब्ट्यूस का मतलब 90 से ज़्यादा। तो इनके बीच में अगर आप नोटिस करें तो एक ही पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला आ रहा है, दैट इज -2/3 8/3, है ना। यानी कि जब भी आप दो लाइंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी कभी कभी बन सकती है कि उनका सिर्फ एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। बोलो हाँ या ना, है ना। तो ये सिचुएशन होती है शादी के कुछ एक आधे साल बाद, ठीक है। ये हस्बैंड ये वाइफ, फिर से वही ऑफिस से आता है, वही हस्बैंड है वही वाइफ है, आके वापस बोलता है अजी सुनती हो एक ग्लास पानी देना, तो वो एक ग्लास पानी का लाके उसको दे देती है। ना उसके साथ में मीठा होता है, ना उसके साथ में चाय होती है, ना उसके साथ में कोई स्नैक्स होते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। और वो पानी भी अगर ठंड का मौसम है तो ठंडा ही रहता है और अगर गर्मी का मौसम है तो गर्म ही रहता है, ठीक है। पानी बस मिल जाता है कि भाई ये लो, डन है। ये एक साल बाद की सिचुएशन है। अब आप लोग शादीशुदा हो ही बहुत सारे लोग, तो रिलेट कर ही पा रहे होगे इन सब चीज़ों से, ठीक, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक आप लोगों से और पूछता हूँ, उसके बाद कंक्लूड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर करना। चलो इसमें जो फर्स्ट वाली लाइन है इसमें बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था 2x + y = 1, इसको आप लिख लो x/1/2 + y/1 = 1, ठीक है। दूसरी वाली लाइन को देखो, दूसरी वाली लाइन में क्या करता हूँ 3 को मैं इधर लेके आता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता था 2x/3 + y/3 = 1, इसको मैं ऐसा लिख दूं x/3/2 + y/3 = 1। कोई मुझे बता सकता है ये दोनों लाइंस आपस में कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं? एनीवन? यहां पर देखो ये बोल रहा है 2x + y 1 के बराबर होना चाहिए, ये बोल रहा है 2x + y 3 के बराबर होना चाहिए। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। यहाँ पर इंटरसेप्ट अगर आप देखें तो 1/2 और 1 है ना। ये इंटरसेप्ट अगर आप नोटिस करें ना तो ये 1/2 और 1 है, देख रहे हो, यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर है 1। क्लियर है, पक्का, परफेक्ट। दूसरी वाली लाइन में देखो यहाँ पर इंटरसेप्ट 3/2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं पूछना चाहता कि मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ, मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ y = -2x + 1 और इस लाइन को मैं लिख रहा हूँ y = -2x + 3, तो कोई मुझे स्लोप बता सकता है क्या? यहाँ पर क्या स्लोप है? आप बोलोगे सर यहाँ पर तो स्लोप है -2 का और यहाँ पर भी स्लोप है
-2 का। तो जब भी दो लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं भाई साहब, तो क्या वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं या नहीं? बोलो। आप बोलोगे हाँ सर, ये तो बड़ी पते की बात बोली आपने कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जानी चाहिए थी। ये 3/2 कर लो और ये 3 कर लो। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा सुनिए और बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन सुनिए और बताइए, ये दो जो लाइंस थी, ये जो दो लीनियर इक्वेशंस थी, आप मुझे बता सकते हैं क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है? मतलब एक्स और वाई की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए क्या ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर रही? जरा सोच समझ के बताना सभी लोग, है ना। स्लोप में लिख देता हूं, दोनों का -2 है। बोलो। आप बोलोगे नहीं सर, कोई एक्स और वाई की ऐसी रियल वैल्यू है ही नहीं जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो अगर एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये बोलना सेफ रहेगा कि इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना? जब भी हम बोलते हैं कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें हमेशा फाइनाइट सॉल्यूशन की बात होती है ना, हमेशा फाइनाइट सॉल्यूशन की बात होती है। बोलिए, तो क्या इन दोनों लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है? कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा भाई। अगर ये इस पे ओवरलैप हो रहा होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर एक सिंगल जगह कट कर रहा होता तो एक यूनिक सॉल्यूशन। ये तो कहीं भी नहीं कट कर रहे हैं, शायद इनफाइनाइट पे जाके एक दूसरे को टच कर पाए, वो शायद वाली बात है, बट किसी फाइनाइट वैल्यू पे तो नहीं कट कर रहे, है ना। अब नहीं, ब्रेकअप वाली नहीं। अब ये सिचुएशन आती है शादी के 4-5 साल बाद, किसी किसी में थोड़ा जल्दी आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कैसा जोड़ा बना हुआ है। वही हस्बैंड वही वाइफ वापस से आता है ऑफिस से, बोलता है एक ग्लास पानी दे दो, और उधर से आवाज आती है तुम खुद क्यों नहीं ले लेते हो। तो ये सिचुएशन आ जाती है जब दो लाइंस के बीच में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो समराइज करें, तो उधर से आवाज आती है कि तुम खुद क्यों नहीं ले लेते हो सके तो मुझे भी दे दो, और मेरे लिए भी चाय बना दो, और हाँ नाश्ते में भी कुछ देख लेना। तो भाई साहब समय समय की बात है, ठीक है, वक्त वक्त की बात है, इंसान वही रहते हैं। ये देखो कुछ लोग बोल रहे हैं डाइवोर्स ही करवा दो सर दोनों का। अरे भाई रहने दो, जिंदा रहने दो दोनों को, ठीक है। दो लोग साथ में प्यार ना करते हुए भी रह सकते हैं, ओके। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर अभी तक आप कौन से स्टेज पे पहुंचे हो? मैं यार अभी इसी पे हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी वाइफ भी लेक्चर देख रही होगी, तो जाहिर सी बात है मुझे आपके सामने बोलना ही पड़ेगा कि मैं इसी वाले पे हूँ, 100% फ्रीक्वेंसी मैच्ड, ओके। चलो, तो अब एक बार समराइज करें, जल्दी से बोलो चैट बॉक्स में सभी लोग कि हाँ सर समराइज करिए, सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ओके। चलो, तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आप सुनिए मेरी बात को, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ओके। तो आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा। सपोज अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, शायद इस लेक्चर से पहले अगर मैं आपसे पूछता तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलती कि ठीक है सर, दो लाइंस के क्वेश्चन आप हमें दे दो, हम सॉल्व कर लेंगे, उसका एक सॉल्यूशन कैलकुलेट कर देंगे, है ना। बट अब हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम दो लाइंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन है, मतलब दोनों लाइंस आपस में ओवरलैप कर जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइंस सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यानी कि वहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन की ही पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाए, दोनों का स्लोप सेम हो जाए, तो उन केसेस में कभी भी एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। यानी मोटा मोटा अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन है ना, तो उनको सिस्टम बोल दिया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो या तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तो हो सकता है कि यूनिक एग्जिस्ट करे, हो सकता है इनफाइनाइट एग्जिस्ट करे। तो क्या ये फ्लो चार्ट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बन रहा है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक से ज्यादा इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा, और अगर करेगा तो हो सकता है यूनिक करे, हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कर जाए। वो डिपेंड करेगा कि भाई वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। बोलो, ठीक है। ठीक है, तो जरा एक बार ये फ्लो चार्ट देखना, क्या मैंने यहां पर सेम चीज बताने की कोशिश की आप लोगों को? देखो, इफ एन इक्वेशंस इज बीइंग सॉल्व्ड, है ना, अगर हम लोग एन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, नो फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा?
बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात ही नहीं। जब भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो बोल देते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे नाम धीरे धीरे हमको याद हो जाएंगे, आज की क्लास में याद करने की जरूरत नहीं, सुन लो भूल जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब भी दो लाइंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमेशा आपस में कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। अरे यार, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे नाम होते हैं, आगे चल के वो नाम वगैरह आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, बट मोटा मोटा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने पे सॉल्यूशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और अगर आया सॉल्यूशन तो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके एवरीवन, यहां तक सबको बात क्लियर है? आगे बढ़ें, डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। हाँ, नोट्स मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान समझने पे रखो, रनिंग नोट्स लेते रहो ना, मैंने आपको समझाया था क्लास के साथ साथ रनिंग नोट्स एक लेते रहिए, ये प्रॉपर अच्छी तरीके से मेरी राइटिंग में लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, परफेक्ट। चलिए अब देखिए, लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन हमको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होगी, 1। अगर सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई हमारे पास सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस है, सिस्टम का मतलब समझ ही गए, एक से ज़्यादा इक्वेशन आ गए तो उसको उसने सिस्टम बोलने की कोशिश कर दी। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, d1 के बगल में w की पावर में 0 भी लिख सकता था, तो एक लीनियर इक्वेशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करिए, अब यहाँ से थोड़ा सा फोकस बढ़ाना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस बढ़ाना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये 3 लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए और आंसर बताइए, तो आंसर बताने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये 3 इक्वेशंस हैं, इन 3 इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ऐसा हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और ना एग्जिस्ट करे। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब x की, y की, z की एक सिंगल वैल्यू होगी जो इन तीनों इक्वेशंस में डालने पे LHS इक्वल टू RHS करवा देगी। यूनिक सॉल्यूशन बोलने का मतलब ये है कि x, y और z की एक ऐसी सिंगल वैल्यू होगी जो इन तीनों इक्वेशंस में रखने पे LHS और RHS को बराबर सिद्ध करेगी। यानी कि लाइन वाइज अगर हम इमेजिन करने की कोशिश करें तो शायद तीनों जो लाइंस होंगी वो एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही होंगी। एब्सोल्युटली, तो लाइन वाइज भी हमको दिमाग में विजुअलाइज हो रहा है कि अच्छा ठीक है, लाइन के फॉर्म में ऐसे चल रही है, हमें प्लॉट नहीं करनी, इनमें लाइंस प्लॉट नहीं करनी। दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन तीनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हो, यानी कि जब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो तीनों आपस में ओवरलैप्ड हो, और अगर तीनों आपस में ओवरलैप्ड होंगी तो भाई साहब उस केस में एक्स वाई जेड की हर एक पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगी। तो उस केस में मैं ऐसा बोल सकता था कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। बोलिए हाँ या नहीं? अभी आपने सॉल्व किया नहीं है, कुछ नहीं किया आपने, आप सोच रहे हो खाली बैठे बैठे कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तीसरा थॉट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है भाई साहब कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन तीनों पैरेलल हो जाए, और अगर तीनों बाय द वे लाइंस पैरेलल हो गई प्लॉटिंग करने के बाद तो उस केस में तो एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हमेशा 3 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होते हैं जब भी आप उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, या तो सॉल्यूशन यूनिक आएगा, या तो इनफाइनाइट आएंगे, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जरा सोचने की कोशिश करिए, जब 2 वेरिएबल की इक्वेशंस थी तो उसको आपने सॉल्व भी कर लिया, उसको आपने प्लॉटिंग भी कर लिया, और हर तरीके से ये साबित करने की कोशिश की इसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाए, एक्स वाई के साथ साथ एक जेड डाल दिया, तो यहाँ पर एक तो प्लॉट करने से पहले भी आपका जी घबरा रहा है, डर लग रहा है कि यार इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ चलो प्लॉटिंग को हटा भी दें। अगर इसको सॉल्व भी करना हो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो उतना आसान तो नहीं है ना 2 वेरिएबल जैसा कि x की वैल्यू उठाई y की जगह पे पुट कर ली, या y की वैल्यू उठाई x की जगह पुट कर ली। क्या आप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो? बोलिए जरा, क्या आप सभी लोग इस बात से एग्री करते हो कि सर वेरिएबल बढ़ने से थॉट प्रोसेस तो सेम है कि 3 ही टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, बट प्लॉट करके सॉल्व करना एट द सेम टाइम, सपोज अगर हम वेरिएबल एलिमिनेशन से भी सॉल्व करते हैं, दोनों ही चीजें डिफिकल्ट है सर, उतनी आसान नहीं है, डिफिकल्ट है दोनों चीजें, उतनी सिंपल नहीं है। डन है ये बात, है ना? सोचो जरा, जल्दी जल्दी सोचते रहो इस चीज को क्विकली सभी लोग। बहुत ही लॉजिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही लॉजिकल सी चीज मैं बता रहा हूं। यानी कि अगर हम लोग सपोज एक रैंडम सा डिस्कशन यहां पर करें भी, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर हम सॉल्यूशन की चर्चा करें तो
किसकी चर्चा करें भाई साहब? सॉल्यूशन की। तो अगर आप सॉल्यूशन की चर्चा करें तो मैं बना देता हूँ फ्लो चार्ट, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ तो जाहिर सी बात आपको भी लिखना चाहिए। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब एग्जिस्ट की पॉसिबिलिटी को ग्राफिकली मैं शो करने की कोशिश करता हूँ। तीन लाइन्स हैं तो तीनों को अलग अलग कलर से शो करने की कोशिश मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, आप मुझे बताना इसको मैं क्या बोलूँ। ये तीन लाइन्स थी, ठीक है। अब इन्हीं लाइन्स को मैं थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट करके बना दूंगा, एक्चुअल में वो ओवरलैप्ड ही रहेगा ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया है समझाने के लिए आपको। ये लो, ये तीनों ओवरलैपिंग है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओवरलैपिंग, ठीक है। और एक तीसरी लाइन ये बना रहा हूँ, तीसरा, तीनों सेम कलर से हो गए, कलर चेंज कर लेते हैं। ये लो, अब यहाँ से ना एक मैजिक क्रिएट होगा और वो मैजिक आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा, करेक्ट। तो अब बताना सॉल्यूशन वाले में क्या होगा। आप बोलोगे सर इधर यूनिक सॉल्यूशन, इधर तो सर यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, एंड इधर के केस में सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। समझे मेरी बात को? यानी कि जब भी हम तीन लाइंस को सॉल्व करेंगे ना तो ये वो पॉसिबल आंसर्स है जो हमें मिल सकते थे। यूनिक सॉल्यूशन, तीनों ने एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तीनों आपस में ओवरलैप हुए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीनों पैरेलल हो गए, तो इस केस में एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलिए, है ना? क्या ये बात सभी को अच्छी तरीके से क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट यार। आगे बताऊंगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं, सब कुछ बताऊंगा। अभी तो एक बेसिक सा डिस्कशन कर रहे हैं ना, पहली क्लास है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, चीज़ों को सुन लेते हैं। मैंने बोला ना याद मत करो, कुछ भूल जाओ, सब कोई दिक्कत नहीं, सब मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों को ये समझ में आने लगा, अब यहाँ से ना थोड़ा सा मैं चाहूँगा फोकस अपना और बढ़ा लो, बस ऑलमोस्ट हम लोग अपने डिस्कशन को क्लोज करने ही वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, और ये थी आपकी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तो जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यार जैसे ऐसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए लाइंस को सॉल्व करना, उनके सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना, एट द सेम टाइम उनके सॉल्यूशंस के नेचर को बताना, है ना, थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिखे, आप इसको एक मैट्रिक्स का रूप दे दीजिए। देखिए मैं इसको मैट्रिक्स का रूप कैसे दे रहा हूँ, समझिएगा इसको ध्यान से। A1 B1 C1 को मैं एक रो में लिख देता हूँ, ये A1 B1 C1 को मैंने रो में लिख दिया। A2 B2 C2 को भी मैं रो में लिख देता हूँ, A2 B2 C2 को। A3 B3 C3 को भी मैं एक रो में लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक कॉलम में मैं डाल देता हूँ वेरिएबल्स को, X Y Z को, और बराबर कर देता हूँ इसको इक्वल टू एक और कॉलम D1 D2 D3। देखिए अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सुनते जाइएगा, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये हमारा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो क्या ये भी तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? क्या ये भी तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? बोलिए हाँ या नहीं। कैसे पता चला? देखो इतना थोड़ा बहुत आइडिया तो सबको होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। जरा देखिए यहाँ पर आप इस रो को इससे मल्टीप्लाई करिए और इसके बराबर कर दीजिए, A1x B1y C1z बराबर D1। सिमिलरली आप क्या करिए, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर D2। सिमिलरली आप क्या करिए, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A3x B3y C3z बराबर D3। क्या हम सभी लोग इस कॉमन कंक्लूजन पे खड़े हुए हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, दिस इज एज गुड एज जो यहां पर लिखी गई है? सुनते रहना बहुत ध्यान से, मैंने बोला ना अगला 5 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 5 मिनट्स वहां से सारी की सारी जो सिस्टमैटिकनेस है वो जनरेट होगी, ठीक है। यस एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यहां पर लिख देते हैं तो
लोगों ने क्या किया, जो साइंटिस्ट लोग थे, ये मेरा काम नहीं है, उन लोगों ने रिसर्च की होगी, बहुत सारे एनालिसिस की होगी, बहुत कुछ किया, तो उन्होंने ये बोला कि अगर सपोज हम क्या करें, ये जो मैट्रिक्स दिख रही है ना, इसकी अगर हम रैंक कैलकुलेट कर लें, अगर इसकी हम रैंक कैलकुलेट कर लें तो हम रैंक की मदद से बता सकते हैं, सिर्फ रैंक पता चल जाए हम बता सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो यूनिक आएगा या इनफाइनाइट आएगा। अब बताओ, इज इट नॉट लेस देन अ मैजिक? सोच के देखिए, क्या ये एक जादू नहीं है? उसने क्या बोला कि भाई सॉल्व वॉल्व मत करो, छोड़ो, उठाओ मैट्रिक्स में डालो, और एक रैंक नाम की कोई चीज होती है, वो वाली रैंक नहीं जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, दूसरी रैंक, रैंक नाम की कोई चीज होती है, वो निकाल लो। रैंक अगर आपने निकाला तो आप यहीं पे बैठे बैठे बता सकते हो कि भाई इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जरा सोच के देखो एक बार, जिसने भी बनाया होगा तो उसको तो यार बिग सैल्यूट होना ही चाहिए। उसने रिलेट कर दिया, कितना आसान कर दिया, उसने बोला कुछ मत करो, मैं एक तरीका बता रहा हूं उसको करने की कोशिश करो। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये रैंक क्या होता है? अब देखिए, रैंक की कैलकुलेशन तभी आप समझ पाओगे जो आपको मैट्रिक्स की नॉलेज होगी, है ना। तो आप सोचोगे सर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स आप तभी समझ पाओगे जो आपको डिटरमिनेंट की नॉलेज होगी। अब देखो क्या पूरा का पूरा लूप अपना कंप्लीट हुआ कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, हम एक्चुअल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं, और अगर सॉल्व ना भी कर पाए एटलीस्ट उसके सॉल्यूशन का नेचर बताना चाहते हैं, उसके सॉल्यूशन का नेचर बताना चाहते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट करेगा, इनफाइनाइट करेगा, या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो दो तरीके हमारे पास आज की डेट में हैं, या तो हम प्रॉपर उसकी प्लॉटिंग करके बताएं, प्लॉट कर लें उसको फिर बताएं, या सॉल्व करके बताएं, और उसके अलावा एक दूसरा तरीका दिया गया रैंक की कैलकुलेशन करने का, कि आप अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को उठा के डालिए मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की रैंक निकालिए, वो रैंक आपको खुद ब खुद सब निकाल के बता देगा। तो रैंक कैसे सीखोगे? रैंक सीखने के लिए भाई साहब आपको मैट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैट्रिक्स अगर आप सीख भी गए तो मैट्रिक्स को कैसे अच्छे से समझ पाओगे? जब डिटरमिनेंट की नॉलेज होगी। तो यहाँ पे आके पूरा का पूरा लूप क्लोज होता है। डिटरमिनेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि मैट्रिक्स समझ पाए। मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि रैंक की कैलकुलेशन अच्छे से सीख पाए। रैंक की कैलकुलेशन क्यों अच्छे से सीखना चाहते हो? क्योंकि आगे चल के फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है और उनके सॉल्यूशन का नेचर भी बताना है। बताइए क्या यहां तक कुछ बात पल्ले पड़ी आप लोगों को? ठीक है, तो अभी ये सब टर्म्स देख के घबराना नहीं है, रैंक ये वो ठीक है, ये अभी सीखेंगे, यही तो पढ़ना है पूरे के पूरे चैप्टर में, है ना। ठीक है, तो पहली लाइन पढ़ो और अपनी सहमति जताओ पहली वाली लाइन से, कि बताओ सहमत हैं, बोलो क्या बोल रहा है। एज द नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीजेस, मैनुअल एंड ग्राफिकल कैलकुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट। भाई अभी तो तीन ही वेरिएबल की बात की है ना, सपोज मैं 100 इक्वेशन 100 वेरिएबल दे दूं, तब क्या करोगे? हालत खराब हो जाएगी। 100 इक्वेशन 100 वेरिएबल को मैन्युअली सॉल्व करने में बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल ले लो, हालत खराब हो जाएगी हम लोगों की, है ना। तो बोल रहा है एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीजेस, मैनुअल एंड ग्राफिकल कैलकुलेशन बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई होप वी ऑल अग्री विद दिस पॉइंट। डन है, परफेक्ट। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यार ऐसे केस में क्या किया जाता है, इन सच केसेस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर मैप्ड इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, into matrix form, and rank is calculated to determine the nature of the solution। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको अपनी आंखों के सामने दिखना चाहिए कि अच्छा सर ये चीज इसलिए हम लोग सीख रहे हैं, है ना। सबका पर्पस बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया हमें। डन है, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट से भी आप सभी लोग सहमत हो, अग्री करते हो इस बात से? आई थिंक यस। चलिए बहुत बढ़िया। चलो तो हाँ, अब यही देखो, ये सारा का सारा फ्लो उसने लिख दिया। जल्दी से एक एक लाइन इसको पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं अपनी कैलकुलेशन वगैरह पे। अब देखो फिलॉसफी डेवलप हो गई ना, मजा आएगा पढ़ने में। अब आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके आगे उसकी नीड होगी। तो एक बार ये पता चल जाए ना तो सब्जेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना काफ़ी मुश्किल का काम है, बट तब भी थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, टू स्टडी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर एल्जेब्रा इज यूज्ड, बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहा है to determine the nature of the solution of the linear system of equations concept of rank is used, बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहा है to understand the concept of rank mapping of linear system of equations should be performed into a matrix, बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहा है to study the matrix basics of determinants should be understood। अब ये बन गई पूरी की पूरी अपनी कहानी। क्लियर? जल्दी से बोलो सभी लोग क्लियर। दिलो दिमाग में हर एक जगह पे ये पॉइंट अब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको इस लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किसी को जाके समझा सकते हो।
उसको बता सकते हो कि भाई हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी और को सिखा दो, ठीक है। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, किसी और को सिखा दो जाके। क्लियर। चलो तो अब शुरू किया जाए डिटर्मिनेंट। आ जाओ डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसी का हम लोग इंतजार कर रहे थे। बट अब क्लैरिटी है कि भाई ये सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि आगे जाके मैट्रिसेस में कुछ ना कुछ इसके कंसेप्ट को कहीं ना कहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज ये बोला जा रहा है, सबसे पहली चीज ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट जो होता है ना, ये हमेशा स्क्वायर इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या हो गया स्क्वायर इन नेचर? जरा ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करिए। देखिए होता क्या है, होता क्या है कि देखिए होता क्या है कि कोई भी जो मैट्रिक्स होती है ना, वो डिफाइन कैसे होती है? कोई भी मैट्रिक्स जो डिफाइन होती है वो होती है अपने ऑर्डर के फॉर्म में। सपोज मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी और मैंने लिख दिया m क्रॉस n, है ना। ये जो मैट्रिक्स में m होता है ये हमेशा इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है। और ये जो n होता है ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, है ना। हमेशा जो इसका ऑर्डर होता है वो r क्रॉस c होता है, ठीक है। RC से बहुत सारी चीज़ें आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, या जो भी आप लोग ठीक समझो, ठीक है। अभी बहुत सारे क्रिएटिव शॉर्टकट्स कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। तो हमेशा जब भी किसी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर डिफाइन करते हो ना, m क्रॉस n यानी कि रोज क्रॉस कॉलम्स के फॉर्म में उनको डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है, 1 2 3 2 1 0, और अगर मैं जानना चाहूँ कि यार इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कोई मुझे बता सकता है इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका जो ऑर्डर है वो कैसे डिफाइन होगा? जरा देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ रोज आप लोगों को दिख रहे हैं। देखिए तो आप बोलोगे सर एक रो ये दिख रही है, एक रो ये दिख रही है, दो रो सभी को दिख रही है, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 2 कर सकते हैं। कितने कॉलम्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं जरा ध्यान दीजिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसका ऑर्डर जनरली क्या हो जाएगा? वी कैन राइट इट एज 2 क्रॉस 3। चलेगा? बोलो, है ना। तो किसी भी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना वो हमेशा r क्रॉस c के फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए एक मैट्रिक्स में आपको और देता हूँ, जरा आप लोग एक बार क्विकली उसका भी ऑर्डर निकाल के बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। 1 2 3 1 1 1 0 1 1, ठीक है। इसका ऑर्डर एक बार सभी लोग बताएंगे। इसका ऑर्डर आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? कितनी रोज यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है? आप बोलोगे सर 3। कितने कॉलम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं? 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। करेक्ट? ऐसे ही होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमेशा उसकी जो नोटेशंस यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं r क्रॉस c के फॉर्म में, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सपोज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स डिफाइंड है m क्रॉस n टाइप का, ठीक है, m क्रॉस n टाइप का सपोज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स डिफाइंड है और मान लेते हैं कि m की वैल्यू n के बराबर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिसेस को हमेशा क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हो इसको आप लोग? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसी मैट्रिसेस जहां पर ये m और n आपस में बराबर होते हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं, इनको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा इस बात का याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी आप डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये बात आपको आज के बाद हमेशा याद रहेगी? बोलो, याद रखोगे इस बात को हमेशा? बिल्कुल। तो अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सेम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब भी डिटर्मिनेंट की बात होगी वो स्पेसिफिकली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होती है ना। यानी कि हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, आई थिंक ये याद है कि मैट्रिक्स में वापस से एक बार इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनेंट में जो पहला वर्ड लिखा गया है, क्या हम सब लोग इस पे अलाइंड है? एवरी डिटर्मिनेंट हैज टू बी स्क्वायर इन नेचर। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट का नेचर हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ही होने चाहिए, अनइक्वल नहीं हो सकते वो किसी भी कीमत पे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 3 1,
ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और मैं आपसे बोलता हूँ कि यार इस मैट्रिक्स का ना ज़रा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके बताओ, इसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा। तो मैं सिंबल आपको बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट के लिए एक मॉड जैसा सिंबल यूज़ कर लेते हो, है ना। इसके लिए देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे, यहाँ पे मॉड लगा लो, यहाँ पर भी ऐसा मॉड लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 2 3 3 1, है ना। अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स है और ये उसके डिटर्मिनेंट का नोटेशन है। यहाँ पर ए को मॉड ए से रिप्लेस कर लिया, और यहाँ पर भी आप देखिए हमने ऐसे लिख दिया। अगर कोई ऑर्डर की बात करता है तो हम बता सकते हैं कि यार ये 2x2 का था, तो जाहिर सी बात है ये भी 2x2 का हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये नोटेशन में क्लैरिटी आप सभी लोगों को, एवरीवन। कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उनको मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है। चलो एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, ये लो 2 1 0 1 1 -1, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसके जरा डिटरमिनेंट का नोटेशन लिखो, फटाफट इसके डिटरमिनेंट का नोटेशन लिखो, जितने भी लोगों का हो जाएगा डन करना, ठीक है। बस नोटेशन वाइज जल्दी से लिख के बताइए एवरीवन। इसका तो आपने लिख दिया डिटरमिनेंट का नोटेशन, वॉट एवर इज द नोटेशन, ठीक है। इसका जरा डिटरमिनेंट का नोटेशन लिख के बताएंगे, क्या आएगा। जिनका हो जाएगा वो बोलेंगे डन हो गया। ठीक है, तो मैं इसके डिटरमिनेंट का नोटेशन लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसमें करना ही क्या है, देखो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये जो ब्रैकेट था इसको मॉड से रिप्लेस कर लिया, और इसको लिख दिया 2 1 0 1 1 -1। कितने लोगों ने ऐसा ही किया, जल्दी बताइए, कितने लोगों ने सेम टू सेम ऐसा करने की कोशिश की। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी ऐसा करने की कोशिश की है या ऐसा लिख लिया है, यहाँ पर इमीडिएटली आप क्या करने की कोशिश करेंगे, आप इमीडिएटली यहाँ पे ऐसे लगाएंगे क्रॉस, यहाँ पर लिखेंगे ब्लंडर, और उसके बाद हमेशा ये देखिए कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, कितने कॉलम्स हैं, 1 2, 3x2 मैट्रिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट थे, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि डिटर्मिनेंट इज इनवैलिड। हमेशा याद रखिए डिटर्मिनेंट किसका कैलकुलेट किया जाता है, स्क्वायर मैट्रिसेस का। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट फेल हो जाता है, डिटर्मिनेंट इनवैलिड होता है, नहीं कैलकुलेट कर सकते हो आप। सिंपल सी बात। वो बोल रहा है कि भाई मैं तभी कैलकुलेट होऊंगा जब आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, जबरदस्ती कैसे कैलकुलेट कर लोगे यार। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने डंडन लिख भी दिया, तो आप लोग काटिए अपनी कॉपी में, याद रखिएगा अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट इनवैलिड नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग आगे का जितना भी डिस्कशन करने जा रहे हैं वहां पे बाय डिफॉल्ट सारी की सारी मैट्रिसेस स्क्वायर हैं, उनके ही डिटर्मिनेंट्स की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चलेगा, बोलिए एवरीवन। ठीक है ना, मेरे ख्याल से तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। परफेक्ट, चलो अब क्या करते हैं, अब मैं आपको ना बहुत सारे मेथड्स से सिखाता हूँ डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के। सिर्फ एक मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड्स हम लोग सीखते हैं डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन के। तो रेडी हो सभी लोग, ठीक है। पानी वानी पी लो, 1 घंटा हो गया क्या भाई साहब, 1 घंटा हो गया ना। हर 1 घंटे पे हमें क्या करनी है, 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ तो डीप ब्रीथ, ठीक है। और अगर दिल्ली एनसीआर में होगे तो मत करना, निपट जाओगे, मैं निपट चुका हूँ एक बार। और पानी पी लेना, ठीक है, सिर्फ पानी पीना है। तो सर वीकेंड आ रहा है कल, तो पानी आप क्यों बोल रहे हो भाई, मैं तो पानी बोलूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। चले, ओके ओके भाई साहब, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जो एक्चुअल में क्वेश्चंस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हेडिंग देखो, हेडिंग हेडिंग में क्या बोल रहा है कि हम सिखाना चाहते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसमें सबसे पहला 2x2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को कभी कभार डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, समझे।
डिटरमिनेंट को कभी कभार किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा से डिनोट किया जाता है। अब सपोज अगर मान लो कोई मुझसे पूछता है इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो देखो क्या करना होता है इसमें। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर आप ये ट्रिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 के लिए लगती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर पहला एलिमेंट आप देख लो कौन सा प्रेजेंट है, उस पहले एलिमेंट के इमीडिएटली डायगोनल में चले जाओ, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आपने उठाया, इसके डायगोनल में चले गए, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 4 × 1 बताओ कितना हो जाएगा, 4 × 1, ठीक है। फिर क्या करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है। दूसरे जो एलिमेंट्स बचे हुए, पहला एलिमेंट पकड़ के प्रिंसिपल डायगोनल पे गए, उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे हुए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने 3 × 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए सभी लोग, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, 1 × 4 को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना है। यहां से अगर आप देखें तो आंसर आपको मिल रहा होगा 4 - 6 - 2। साथ के साथ एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जब हमने 2x2 के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किया, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने दिख रहे हैं, कोई बताएगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म ये दिख रहा है और एक टर्म ये दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, दिस टर्म एज अ होल एंड दिस टर्म। तो आप बोलोगे सर 2 टर्म्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। क्लियर, 2 ही टर्म तो दिख रहे हैं ना, ये देखो एक टर्म ही हो गया और एक टर्म आपका ये हो गया, 2 टर्म यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2x2 में किसी को दिक्कत तो नहीं है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए मैं आपको 3x3 का सिखाता हूँ, 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी आपको बताते हैं। इसमें देखो, जब भी आपको 3x3 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो किसी रो या किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेंशन करना होता है, किसी रो या किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेंशन करना होता है। सपोज मैं यहाँ पर रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने फर्स्ट वाली रो को चूज किया, फर्स्ट वाली रो को मैंने चूज किया, इसको खत्म हो जाने दो फिर मैं समझाता हूँ। बंद हो जाओ भाई, हो गया। ये देखो फर्स्ट वाली रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट वाली रो के एलिमेंट्स को लूंगा, पहले इस 1 को लूंगा, फिर इस 1 को लूंगा, फिर इस 4 को लूंगा, इस तरीके से मैं लूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि जब मैंने इस 1 को लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको मैं निपटा दूंगा। इस 1 को लिया, इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग वाले कॉलम को मैंने हटा दिया। बाकी यहाँ पर देखो आपको जो ये दिख रहा है ना 2x2 का एक मैट्रिक्स, इसका ही मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा। तो देखो मैं क्या लिखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, 1 × ठीक है, 1 × 3 - 2 × 1 -2 × 1। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, बताइए सभी लोग फटाफट, ठीक हो, ठीक है। देखो तो इस 1 को लिया था, इसके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को मैंने हटा दिया यहाँ से, ये लीजिए, ठीक है, दिस × दिस। अब क्या करना है, ऑन द सेकंड प्लेस, पहले इसको खत्म हो रहे तो फिर बताता हूँ। ऑन द सेकंड प्लेस अब इस वाले 1 को चूज करिए। जो आपने इस 1 को चूज किया तो इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को आप हटा दीजिए। इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को अगर आप हटा रहे हो तो देखो मल्टीप्लीकेशन इस बार किसका होगा, 2 × 3 - 2 × -1, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा, ये ब्रैकेट क्लोज करता हूं। देखिए ये 1 था तो इस 1 को आप बाहर ही लिख लो। मल्टीप्लीकेशन देखो किसका होगा, 2 × 3 माइनस का बीच में साइन 1 × -1, ठीक है। मुझे यहाँ पे आंसर से मतलब नहीं है, मैं एक एक्चुअल एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये बात सबको यहाँ तक समझ में आ गई, एक बार जल्दी से बता दो सभी लोग। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा पहले से, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो अब मैं इस वाले 4 पे पहुंचा, 4 पे पहुंचने के बाद मैंने देखो ये रो और ये कॉलम हटा दिया, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग रो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा दिया। मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, 2 × 1 1 × -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाहर 4 भी लिखना पड़ेगा, ओके। तो मैंने 4 यहाँ पर लिखा, अंदर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा 2 × 1 -1 × -1, ठीक है। चलो ये पहले बता दो, फिर मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिसमें जल्दबाजी में हमसे बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है। जल्दीबाजी में हमको काफ़ी मिस्टेक यहाँ पे होती है। कहाँ पे आप बोल रहे हो -1 आएगा, कौन से वाले में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1 × 3 ये तो ठीक है, ये भी 2 × 3, हाँ यहाँ पे 2 × -1 कर लो, ठीक है।
चलो अब देखो जल्दबाजी में इसमें क्या मिस्टेक होती है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब भी आप इसको रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करते हो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करते हो ना, तो एक क्या जल्दीबाजी में बहुत बार मिस्टेक होती है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपने 1 इंटू 3 2 इंटू 1 किया, फिर आपने जब सेकंड वाले 1 को उठाया ना, तो हमेशा याद रखिए सेकंड वाले 1 के करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को एलिमिनेट करने के बाद जो आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो ना, बीच में आपको हमेशा कौन सा साइन लगाना चाहिए, बीच में हमेशा आपको माइनस का साइन यहां पर लगाना चाहिए। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस का साइन हमेशा चलता है। इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो आपने एक्सपैंड किया था, तो आपने यहाँ पे +1 लिया था, दूसरे वाले 1 के करस्पॉन्डिंग करोगे -1 आ जाएगा, 4 के करस्पॉन्डिंग करोगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें आपको आती हैं, सब कुछ पता रहता है, बस ये एक छोटी सी बात आप जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। क्लियर है ये सभी को? कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसका एक शॉर्टकट भी हम लोग डिस्कस करते हैं, कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे। तो एक बार ये बताओ, ये बात आगे से आप सभी लोग याद रखेंगे, दिमाग में रहेगी ये बात, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, 3 - 2, इसको मैं माइनस ही रहने देता हूँ, 6 + 2 लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 + 4। एक बार जरा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट करके बताओगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं? काउंट करके फटाफट बता दो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रहे हैं जब आपने एक 3x3 के डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया। 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं आपको? एक्सपेंशन करने के बाद ऐसे देखो ना, एक टर्म यहां पे प्रेजेंट था, देखो एक टर्म आपका यहां पर प्रेजेंट था, एक टर्म यहां पर प्रेजेंट था, एक टर्म यहां पर प्रेजेंट है, एक टर्म यहां पर प्रेजेंट है, एक टर्म आपका यहां पर प्रेजेंट है, और एक टर्म यहां पे प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्रेजेंट आपके? 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहां पर दिखने चाहिए। बोलिए। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि एक 2x2 के डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हमें समझ में आ गया। 3x3 का भी एक्सपेंशन मॉडल हम लोगों ने सीख लिया। हमने पाया जो हम 2x2 को एक्सपैंड कर रहे थे, तो जो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे थे वो 2 आ रहे थे, बट जो हमने 3x3 को एक्सपैंड किया तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको 6 देखने को मिले। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस 6 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, हाँ या नहीं? बोलो फटाफट सभी लोग, क्या 6 को 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक n×n का मैट्रिक्स है, और अगर मैं उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा वो तो नहीं पता, बट उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ सकते हैं ये आप बता सकते हो? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये हमारे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। अगर हमारे पास एक n×n की मैट्रिक्स है जिसका हम डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, तो उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के दौरान, एक्सपैंड करने के दौरान उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? फैक्टोरियल n। अब एक छोटी सी चीज आपसे पूछूं, छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा, ध्यान से बताना, ठीक है? ध्यान से सोच समझ के बताना। सपोज अगर यहां पर 2 की जगह 0 होता, सपोज अगर यहां पर 2 की जगह 0 होता, तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाता है ना, 4 - 0। तो यहां पर इसको तो हम काउंट करते, 0 को थोड़ी ना काउंट करेंगे, 0 कोई टर्म थोड़ी है, 4 में से 0 घटाओ नहीं घटाओ सेम आएगा। तो मुझे यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स बोलना चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स बोलना चाहिए? बताओ मुझे, इसको नंबर ऑफ टर्म्स बोलना चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स बोलना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जब हर एक इंडिविजुअल, ये पूरा नॉन जीरो है, ये पूरा नॉन जीरो है, ये पूरा नॉन जीरो है ना। ठीक है, तो मैं अपने क्वेश्चन को वापस से रिफ्रेम करता हूं, अपने क्वेश्चन को मैं वापस से रिफ्रेम करता हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सपोज अगर हमारे पास n×n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको एक्सपैंड करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो क्या यही लिखा हुआ है यहां पे? चेक करो, चेक करो फटाफट, बताओ, और उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, गलत मत करना, बोहनी अच्छी होनी चाहिए, तभी शाम तक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। डन है? अग्रीड एवरीवन? फॉर n×n डिटरमिनेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन इज n फैक्टोरियल। मैक्सिमम पे थोड़ा फोकस करना। मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम वर्ड नहीं भी यूज करता है, तो भी हम n फैक्टोरियल बताएंगे, है ना।
मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और वो मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं करता, तो भी एन फैक्टोरियल बता देना, समझ गए? कभी कभी इतनी क्लैरिटी नहीं होती। चलो एक क्वेश्चन करो, इसका आंसर निकाल के बताओ। एक अपने पास मैट्रिक्स है 5x5 का, ठीक है। बोल रहा है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और डिटर्मिनेंट का नाम रख दिया डेल्टा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन डेल्टा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन डेल्टा। अरे बोलो यार, अब ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में आ गया, बताओ क्या होगा इसका आंसर। परफेक्ट। कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ जाएंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पर आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 120। क्लियर? चला लोगे काम इतने से? चल जाएगा। चलिए, अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? अगर आप नोटिस कर रहे हो तो हम लोगों ने 2x2 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सीख लिया, 3x3 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सीख लिया, और वहां से कंक्लूजन भी अच्छी तरीके से हमको समझ में आ गया। चलो, अब अगला ये बोल रहा है कि सपोज आपको बहुत बार ऐसी मैट्रिसेस दिखेंगे ना जो डायगोनल मैट्रिसेस होंगी, है ना। बहुत बार ऐसी मैट्रिसेस दिखेंगी जो डायगोनल मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। उनका जो आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, मैंने हेडिंग में ना डायगोनल डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। एक्चुअल में डायगोनल डिटरमिनेंट जैसा कोई वर्ड होता नहीं है ना। डायगोनल वर्ड हमेशा मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। डायगोनल डिटरमिनेंट का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, समझ गए ना। डायगोनल डिटरमिनेंट का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन, ठीक है? बोलो। ठीक है, चलो तो देखो जरा यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करो। बोल रहा है डायगोनल डिटरमिनेंट। तो डायगोनल डिटरमिनेंट में सपोज हम एक मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, इस मैट्रिक्स में ना सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिखेंगे ये। अब इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ आपको, वो हमेशा डेफिनेशन आज के बाद याद रहेगी, ठीक है ना। तो वो डेफिनेशन हमेशा आपको याद रहेगी, बट पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना। ये हो गया 3x3, ठीक है। अब ये डायगोनल डिटरमिनेंट है। डायगोनल डिटरमिनेंट में ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। तो जब भी आप डायगोनल डिटरमिनेंट को डिफाइन करते हो तो ये बोलता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड नॉट बी ऑल जीरो। क्या बोला मैंने? ये बोल रहा है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड नॉट बी ऑल जीरो, ये सारे इकट्ठा जीरो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ऑल द अदर एलिमेंट्स शुड बी जीरो। देखो यही चीज ने लिखी हुई यहाँ पे, जल्दी से इस चीज को वेरीफाई करिए आप सभी लोग। प्रिंसिपल डायगोनल शुड नॉट बी ऑल जीरो, शुड नॉट बी ऑल जीरो वर्ड पे थोड़ा फोकस करिए, इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। इट शुड नॉट बी ऑल जीरो, सारे इकट्ठा जीरो नहीं होने चाहिए। एंड अदर एलिमेंट्स शुड बी ऑल जीरो, इसके अलावा जितने भी बच्चे वो सारे जीरो हो जाए। तो ये सब लाइंस, ये सब स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, धीरे धीरे करके ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं प्रॉपरली, तो हमें इंटेलिजेंट एनफ होना चाहिए कि उन स्टेटमेंट्स को हम समझ पाए, ठीक है। चलो, अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट हमें दिखता है और हमसे पूछा जाता है इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जो भी प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा आप लोगों को डेल्टा या फिर इसका डिटरमिनेंट। चलेगा? हाँ, एक एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, जैसे ए भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, इसको नॉन जीरो रखो, समझे? या फिर ए को जीरो कर दो, इन दोनों को नॉन जीरो रखो। तो प्रिंसिपल डायगोनल बोल रहा है सारे इकट्ठा जीरो मत कर देना, अदरवाइज वो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। कम से कम एक को नॉन जीरो रखना, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। डन है? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो यार, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। परफेक्ट, ठीक है। तो आपके दिमाग में चल रहा है ना आप क्या सीख रहे हो? आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना सीख रहे हो। सबसे पहला 2x2 का एक मॉडल आपने सीख लिया, 3x3 का एक मॉडल सीख लिया। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि सपोज अगर कोई डायगोनल डिटरमिनेंट आ जाता है तो उसको कैसे डील करोगे। चलो, इसके अलावा होता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट। देखिए मैं फिर से बताता हूँ यार, ऐसा कोई ना ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है।
चलो बताओ तब तक ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बताओ। अगर सपोज मैं लिखता हूँ अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट, तो ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट, ठीक है। बहुत ही शानदार। चलिए, तो अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट असल में क्या होता है कि कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका कोई डिटर्मिनेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका डिटर्मिनेंट हम निकालना चाहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट फिक्स कर लो, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल देखो एलिमेंट्स हमने पकड़ लिया ए बी सी। अब ये बोल रहा है कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, उसके ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए, पक्की बात। सॉरी, अपर ट्रायंगुलर की आप बात करो ना, तो नीचे वाले इसके ना सारे जीरो होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बोल रहा है अपर ट्रायंगुलर को आप पकड़ लो, इसके नीचे वाले सारे स्ट्रिक्टली जीरो होने चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे शुड नॉट बी ऑल जीरो। इस स्टेटमेंट को आई थिंक अब इस वाले केस में आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। अब आपको शुड नॉट बी ऑल जीरो का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये बोल रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, आपने डायगोनल वाले को पकड़ लिया, ठीक है। डायगोनल वाले को कोई जाने नहीं दे रहे हैं, तो डायगोनल वाले को पकड़ के रखो, नीचे वाला आपका स्ट्रिक्टली जीरो होना चाहिए। उसके बाद जितने भी बचे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल ऑल्सो, दे शुड नॉट बी ऑल जीरो। यानी प्रिंसिपल डायगोनल ए बी सी जी ई एफ, ये जितने भी दिख रहे हैं सारे इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। बताओ कितने लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई। एक बार अपने दिमाग में खुद से बोलने की कोशिश करो। अगर सपोज कोई आपसे पूछता है कि अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है क्या, तो अपने दिमाग में इसको बिठाने की कोशिश करो, जैसे मैंने आपको फिलॉसफी बताई। प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ लो, उसके नीचे के सारे जीरो कर दो, बाकी जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है, वो इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल। डन है, बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलते जाओ यार। देखो, एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी जीरो। उसके बाद बोल रहा है एलिमेंट्स, यहां से देखो क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स एबव प्रिंसिपल डायगोनल इंक्लूडिंग डायगोनल शुड नॉट बी ऑल जीरो, ठीक है। तो शुड नॉट बी ऑल जीरो से मुझे लगता है अब तक आपकी दोस्ती हो जानी चाहिए। यस, नो, डन, ठीक है। तो सिमिलर वे में बताइए, अगर कभी भी आपको अपर ट्रायंगुलर दिखता है ना डिटरमिनेंट या कुछ भी ऐसा, और इसका कोई डिटरमिनेंट पूछता है, तो इसका डिटरमिनेंट भी हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर। ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब अगर यहां तक आप समझ गए हो, तो लोअर ट्रायंगुलर में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है। फिर से वही सिंपल सी फिलॉसफी रखते हैं, लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकालना चाहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को देखो हमने पकड़ लिया, ठीक है। लोअर की बात कर रहा है, तो ऊपर वालों को तो भाई जीरो करना ही पड़ेगा, और नीचे वालों की मैं बात कर लेता हूँ। ये लीजिए, इसको मैंने लिख दिया जी ई एफ, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 100% जीरो होने चाहिए, बाकी जितने एलिमेंट्स बचे दे शुड नॉट बी ऑल जीरो। तो इस बात को अपने दिमाग में एक बार क्विकली रिवॉल्व करो, दिमाग में एक बार इसको बिठाने की कोशिश करो। अगर दिमाग में ये बात बैठ जाती है तो फिर एलटीडी की भी डेफिनेशन आपको क्लियर है। एंड मजे की बात यहाँ पर ये भी है कि अगर आप इसका भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो, तो आंसर अभी भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई डायगोनल डिटर्मिनेंट है, कोई अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, या कोई लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, इन सारे ही केसेस में आप सभी लोगों को जो डिटर्मिनेंट मिलेगा इट शुड बी इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। हाँ, ए बी सी भी जीरो हो सकता है, ठीक है। बस ये है कि इसके ऊपर वाले सारे इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। ओके, सॉरी, इसके नीचे वाले सारे इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। ए बी सी भी जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का एक एलिमेंट जीरो हुआ तो आंसर डिटरमिनेंट का जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के आइगन वैल्यूज वगैरह में भी ये सारी चीजें आप लोग रिलेट करोगे। क्लियर है? ओके एवरीवन, डायगोनल में मैंने बोला था शुड नॉट बी ऑल जीरो, है ना। डायगोनल डिटरमिनेंट के केस में तीनों इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए, बस ये। तो एक बार मैं फिर से डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। डायगोनल डिटरमिनेंट में डायगोनल को पकड़ लो, वो सारे इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए। अपर ट्रायंगुलर के केस में डायगोनल को पकड़ लो, नीचे वाले सारे जीरो कर दो, बाकी जितने बच्चे वो इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर के केस में प्रिंसिपल डायगोनल को आप पकड़ लो, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होने चाहिए, नीचे वाले इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए। बस ये बोल रहा है, सिंपल सी चीज़ है ना। तो बस इसको एक बार आप फील कर लो कि हाँ ये क्या कहना चाहता है। ओके, ठीक है। अब आते हैं पांचवें पे, फिफ्थ पे। फिफ्थ में बोल रहा है
कि अगर हमें कभी किसी 3x3 मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का कोई शॉर्टकट है तो क्या वो शॉर्टकट हमें सीखना चाहिए? मैं बोलूँगा बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जहाँ पे रैंक की कैलकुलेशन के दौरान, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दौरान, आइगन वैल्यूज की कैलकुलेशन के दौरान आपको 3x3 मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखो सिस्टमैटिकली सीखते गए। 2x2 सीखा, उसका जो कन्वेंशनल मेथड है। 3x3 सीखा जो कन्वेंशनल मेथड है, वहाँ से शॉर्टकट हमारे पास आ गया था। एन वहाँ से एक फिलॉसफी आ गई थी n फैक्टोरियल वाली, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स वाली। तीसरा हमने सीखा डायगोनल डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। चौथा हमने सीखा अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हो। पांचवा हमने सीखा लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। छठवां हम सीख रहे हैं कि अगर हमें कभी कोई 3x3 का डिटरमिनेंट दिख जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट डिस्कस किया जाए, बताइए सभी लोग, करें इसका शॉर्टकट डिस्कस। आइए इसका शॉर्टकट आइए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में बस आप इसको देखिए, अगले क्वेश्चन में आप खुद ब खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे उठाता हूँ जो अपनी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज इस मैट्रिक्स का नाम मैं ए रखता हूँ। आइए एक बार इसके एलिमेंट्स को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे वो दिख रहे होंगे 0 1 2, उसके अलावा 1 2 3 एंड ये दिख रहा होगा आपको 3 1 1। ठीक है, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। बोल रहा है इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके बताइए इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है डिटरमिनेंट इसका कितना आएगा। तो देखिए, जब भी आप 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, एक तरीका तो क्या है कि आप कन्वेंशनल मेथड यहाँ पर अप्लाई कर लें। कन्वेंशनल मेथड मतलब इस रो के अलोंग इसको एक्सपैंड कर लें, जो अभी हमने पहले देखा था। दूसरा एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ 3x3 मैट्रिसेस के लिए लगता है। ये मेथड कभी भी आप 4x4 के लिए मत लगाना, 5x5 के लिए मत लगाना। स्पेसिफिकली ये जो शॉर्टकट वैलिड है ये सिर्फ 3x3 मैट्रिसेस के लिए ही लगता है। तो देखिए क्या तरीका है, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए। सबसे पहले जो इसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनको आप ऐसे ही लिख लीजिए, 1 2 1 2 3 1 ऐसा लिख लीजिए। उसके बाद जो पहला कॉलम है और जो दूसरा कॉलम है उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। तो देखो फर्स्ट कॉलम आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0 1 3। सेकेंड कॉलम आपको क्या दिख रहा है, 1 2 1। चलेगा? बोलो बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलते जाओ। करेक्ट, यस। तो मैंने क्या किया, इसके एलिमेंट को एज इट इज ही छापा यहाँ पे। पहला जो कॉलम था उसको यहाँ चिपका दिया, सेकेंड वाले कॉलम को यहाँ पे चिपका दिया। अब आप मुझे बताओगे कैलकुलेट आप क्या करना चाहते हो, डिटरमिनेंट है ना। डिटरमिनेंट का जो सबसे पहला वर्ड होता है वो क्या, पहला लेटर होता है वो क्या होता है, डी। डी फॉर, मैं आप लोगों को बोलूंगा याद रखो, डाउन। ठीक है, यानी इस पूरे के पूरे जो यहाँ पर एक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है इसमें सबसे पहला एलिमेंट पकड़ो और नीचे की तरफ चले जाओ। ये देखो फर्स्ट एलिमेंट हमने पकड़ा और हम नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं डायगोनली। देखो ऐसे गए। जरा मुझे बता सकते हो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो आप बोलोगे सर ये तो 0 आ गया, चलेगा? आ गया 0, एब्सोल्युटली। चलो अब इसके आगे बढ़ो, इस वाले पे डी फॉर डाउन। ये देखो नीचे की तरफ आप गए। ठीक है, पहला एलिमेंट पकड़ना है, नीचे की तरफ जाना है। प्रोडक्ट बताइए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना मिला यहाँ से आपको, 9 है ना। 1 इंटू 3 इंटू 3। चलो अगला एलिमेंट पकड़ो, नीचे की तरफ जाओ, प्रोडक्ट बताओ क्या मिला, 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट पकड़ के आप नीचे की तरफ 3 बार चले गए, इन तीनों को आपने आपस में सम कर दिया। पहले यहां तक बताएंगे कि सर ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहला एलिमेंट आप पकड़िए, डायगोनली चले जाओ, इसके पास इसके पास इसके पास। क्लियर? मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, आसानी से आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हो। चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब क्या करते हैं, अब इसी के जो सबसे नीचे एलिमेंट यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसी 3 के साथ ये सारा का सारा काम मिरर इमेज में करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल उल्टी तरीके से काम करते हैं। ये देखो हमने 3 को पिक कर लिया। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल उल्टा यही काम अभी आपको कर देना है। 3 को पिक किया, ये देखिए डायगोनली गए आप यहाँ पे। बताओ प्रोडक्ट बताओ कितना दिख रहा है आपको, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूना 6 दूना 12। तो बीच में माइनस का साइन लगाना है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। करेक्ट। चलो अब अगला 1 पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, बताओ यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 1 इंटू 3 इंटू 0।
आप बोलोगे सर 0। परफेक्ट। अब बताओ लास्ट वाले में ये आपको क्या दिखेगा, 1 × 1 × 1 +1। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? जो काम आपने ऊपर में सबसे पहला एलिमेंट पकड़ के किया वही काम आपको सबसे नीचे वाले एलिमेंट को पकड़ के करना है, समझ गए? इसको पकड़ के नीचे चले गए, डाउन डाउन डाउन, यही काम मिरर इमेज में कर दो 3 के साथ, 3 × 2 × 2, 1 × 3 × 0, 1 × 1 × 1। क्लियर? जरा बताओ क्या आया आंसर? 11 - 13, आंसर -2। सर क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? डिटर्मिनेंट तो ऐसा कुछ होता है दिखने में, ऐसा टाइप का, तो क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, ऐसे थोड़ी ये मॉड ए थोड़ी लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर ये तो मॉड लगा हुआ है ना, तो अगर मॉड लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव कैसे? ये मॉड नहीं है भाई, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, ठीक है? डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 के बराबर आनी चाहिए। ऐसे ही अभी टेलीग्राम पे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं 2 या 3 दिन तक मैं सो नहीं पाया, बड़ी हैरानी हुई मुझे, समझे? 2-3 दिनों तक मुझे नींद नहीं आई, मतलब बार बार आज भी जब जब उसके क्वेश्चन को मैं सोचता हूँ तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना घूमने लगता है उसका क्वेश्चन, कि यार ये क्या ही क्वेश्चन उसने पूछा था, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। खैर खैर ये आपको समझ आया अच्छी तरीके से? ठीक है, तो ये मेथड आप कब लगाते हो? दिस शॉर्टकट इज वैलिड ओनली, शॉर्ट कट इज वैलिड ओनली फॉर 3x3, और कहीं मत लगा देना भाई, ठीक है? 3x3। जानना चाहते हो उसने क्या पूछा मुझसे, उस बच्चे ने? क्वेश्चन उसका जानना चाहते हो? एक शर्त पे बताऊंगा, एक शर्त पे बताऊंगा, अगर आपने इसका आंसर सही से निकाल दिया तो, ठीक है? तो पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, टाइमर देता हूँ, अगर एक भी किसी ने इसका आंसर गलत दिया तो भाई नहीं बताऊंगा फिर उसने क्या पूछा था, ठीक है? और अगर सबने सही सही दे दिया तो खुशी का मौका है, तो उस पर आप भी सुन लीजिए, आपकी भी रातों की नींद हो सकता है उड़ जाए उससे। 1 2 2, ठीक है? 2 1 2, 2 2 1, निकालो, गलत मत करना। गलत नहीं करेंगे और सही से आंसर निकालेंगे। टाइमर भी चाहिए? चलो ये लो, 60 सेकेंड्स का टाइमर आपके सामने, ये रहा 60 सेकेंड्स का टाइमर है। पक्का 5? 60 सेकेंड का टाइम है भाई। अभी भी अगर किसी को लग रहा है आंसर गलत है तो वो सुधार सकता है, ठीक है? किसी को अगर अभी भी लग रहा है कि सर एक मौका और दीजिए, गलती से गलत आंसर बता दिया, तो भाई सुधार की गुंजाइश अभी है, आप सुधार सकते हो। 5 5 5, -8, बहुत ही बढ़िया। 4 भी कुछ लोगों का आया। 5,555, 55 लाख किसी का आ गया। 0,000, कोर्स की फीस बता दी किसी ने। चलो खैर, 60 सेकेंड्स हो गए। अब मैं कैलकुलेट करके, आंसर तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो आप ही लोगों से पूछ रहा था। सॉल्व करो। 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1, ठीक है? पहला दूसरा कॉलम कॉपी पेस्ट, 1 2 2, ये हो गया 2 1 2, ठीक है? चलो सबसे पहला एलिमेंट हमने पकड़ा, और कहाँ जाना है? नीचे, ये लो नीचे की तरफ गए। मल्टीप्लिकेशन बताइए, 1 × 1 × 1, डेल्टा यहाँ से हमको मिला सबसे पहला वाला 1, ठीक है? फिर अगले एलिमेंट से नीचे की तरफ हम लोग गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर लिख दिया 8। देखो इस वाले एलिमेंट से भी नीचे जाना है, ये यहाँ पर भी 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर भी हमने लिख दिया 8,
ठीक है, पहले तो बताओ ये कैलकुलेशन कर लो, जिनसे नहीं हुआ था बाय द वे समहाउ फॉर एनी रीजंस, वो बताओ क्या ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, या जिन लोगों से हो भी गया वो भी लोग बताओ हाँ सर यही कैलकुलेशन हम लोगों ने करके रखी हुई तो ऑलरेडी जो आप बता रहे हो। ठीक है भाई साहब आगे बढ़े, परफेक्ट। चलो अब देखो, अब देखो यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, इसको पकड़ो नीचे वाले को, ठीक है, बिल्कुल वही काम मिरर इमेज में करना स्टार्ट कर दो, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। देखो 2 दूना 4, 2 दूनी 4, इसका बताओ 2 × 2 4, इसका बताओ 4, तो कितनी बार 4 आ गया यहाँ पे, 4 4 4, ठीक है, 17 - 12, डेल्टा यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों ने सही आंसर दिया तो आप लोगों को हक है जानने का कि उस बच्चे ने क्या पूछा था, ठीक है। आपको क्या लगता है कि पिछले 20-25 दिनों में मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी क्या आई होगी, सबसे ज़्यादा, आपको क्या लगता है, पहले आप ये बता दो फिर मैं आपको बताता हूँ उसने क्या पूछा था, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। आपको क्या लगता है कि पिछले 20 से 25 दिनों में मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी किस चीज़ की आई होगी? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है मैथ्स कब पढ़ाओगे, है ना, जाहिर सी बात है क्वेश्चन यही आ रहा था कि सर मैथ्स कब पढ़ाओगे, कहाँ पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, ऑब्वियसली मैथ्स से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी, ठीक है। तबीयत तबीयत तो बात की बात है कि अरे सर तबीयत तबीयत तो सर ठीक है, पहले ये बताओ मैथ्स कब पढ़ाओगे, जब पता चल गया अच्छा मैथ्स आने वाला फिर तबीयत वाली बात है, अरे सर गेट वेल सून ये वो, पहले तो यही होता है कि पहले बताओ तो पढ़ाना क्या है, उसके बाद बात की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ कि मैथ्स का तो एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, ठीक है, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया टेलीग्राम पे, सर मुझे विशाल सोनी सर से मैथ्स पढ़ना है, और नहीं उसका आया था सर विशाल सोनी सर मैथ्स कब से पढ़ाएंगे, और उसके आगे ऐसे गुस्से वाले जो बिल्कुल लाल वाले इमोजीज होते हैं ना, बिल्कुल गुस्से वाले लाल वाले 2 इमोजीज उसके बगल में बने हुए थे। तो मैंने उसके नीचे मैसेज किया, मैंने कहा बेटा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर क्या हुआ, 4-5 दिन बाद फिर उसको होश आया होगा उस बच्चे को, फिर उसने मैसेज किया सर विशाल सोनी सर मैथ्स कब से पढ़ाएंगे, इस बार इसकी संख्या बढ़ के 4 हो चुकी थी, ठीक है, ये जो गुस्से वाले इमोजी थे 4 हो गए थे, ये बिल्कुल खतरनाक और भी ज़्यादा लाल, ठीक है। फिर मैंने मैसेज किया उसको कि बेटा मैं पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, जस्ट अलाउ मी सम टाइम, ठीक है। फिर उसको 7-8 दिन बाद होश आया कि अच्छा कुछ कुछ चल रहा था मैथ्स वैथ्स से रिलेटेड, कहीं देखा होगा उसने कुछ कुछ चल रहा है। फिर उसने पूछा सर विशाल सोनी सर मैथ्स कब पढ़ाएंगे, बाइनरी में चल रहा था, ठीक है, इसको उसने 8 कर दिया, 3 3 6 और एक 8 कर दिया। फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, 2-4-5 दिनों का मैं करवा दूंगा, मैं प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाती। तो गुस्से में बोल रहा है कि सर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि विशाल सोनी सर मैथ्स कब पढ़ाएंगे, और आप बार बार क्यों रिप्लाई कर रहे हो कि मैं पढ़ा दूंगा। तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है। तो मैंने मुझसे पूछा कि हु डू यू थिंक एम आई, तो उसने बोलता है कि सर आप तो नेगी सर हो ना। मैंने कहा कि हैव यू सीन माई प्रोफाइल, तो बोलता है हाँ सर प्रोफाइल देखिए आप तो नेगी सर हो ना, हम तो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं विशाल सर से, और विशाल सर उधर एफएम पढ़ा रहे हैं अन अकेडमी MEPIXI वाले चैनल पे। मैंने कहा यार ये कैसा आदमी है यार, ये क्या करवाना चाहता है। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि भाई कोई सस्ते नशे, कुछ गाने वाने ज़्यादा सुन लिए हो, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। कह रहे नहीं सर वो सब तो बचपन में करते थे, तो थोड़े बड़े हो गए। तो मुझे मैसेज करके बोल रहा है कि विशाल सोनी सर कब पढ़ाएंगे, और बोल रहा है कि आप तो नेगी सर हो, और कह रहा है नेगी और विशाल सर तो उधर एफएम पढ़ा रहे हैं अन अकेडमी PIXC वाली चैनल पे। तो भाई साहब उसका इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा कि अब इसको कौन जवाब दे, क्या समझाया जा सकता है उसको। और सपोज ठीक है किसी को कोई, बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर कब से स्टार्ट होगा, मैंने बोल दिया कि हाँ बेटा थोड़ा टाइम दे दो, प्लान करते हैं, कर लेंगे चीज़ें। उसके बाद बच्चे समझ जाते थे हाँ सर ने बोला है तो करवा देंगे। ये अलग ही प्राणी लगा हुआ है। मैथ्स का उस दिन ओरिएंटेशन सेशन लिया, उसमें भी आके कमेंट कर रहा है कि मैथ्स कब से स्टार्ट होगा। अरे भाई ओरिएंटेशन सेशन हो गया, देख लो कब से स्टार्ट होगा। खैर क्या कर सकते हो। अब बताओ ये क्वेश्चन था या नहीं होश उड़ाने वाला, बताइए ज़रा। क्या ये क्वेश्चन होश उड़ाने वाला क्वेश्चन था? बिल्कुल था भाई। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करोगे, इसका आंसर निकालोगे लास्ट वाले का। पता नहीं यार, जो भी उसने किया था मतलब वो मुझे थोड़ा नॉर्मल इंसान तो नहीं लगा यार। ठीक है,
चलो लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट, इसका भी आंसर निकाल के बताओ भाई। ओके लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 4। बड़ी जल्दी आंसर निकाल रहे हो यार, सब लोग निकाल निकाल पा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं पुराने कोर्सेज किसी ने कर रखे हो वो आके आंसर बता रहे, सबका आना चाहिए भाई आंसर, जो पहली बार पढ़ रहा है वो उसके लिए भी आंसर देना उतना इंपॉर्टेंट। मैं वेट कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसके भी एलिमेंट्स लिखते हैं, और इसको तो खैर आप लोगों ने निपटा ही दिया होगा। तो अब कर लोगे ना, आगे से कभी भी कोई 3x3 मैट्रिक्स दिखेगी तो उसका डिटरमिनेंट बहुत क्विकली मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है, समझ गए। 1 2 5 3 1 4 1 1 2 3 1 4 1 1 2, ठीक है। तो मैं काफ़ी क्विकली आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करूंगा फॉर 3x3। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर 4x4 का कैसे निकालेंगे, बताता हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है। 4x4 का भी बताऊंगा कैसे करना है, क्या क्या लॉजिक्स लगा सकते हो, ऑर्थोगोनैलिटी का क्या कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, सब बताऊंगा उसमें, ठीक है, टेंशन मत लो। तो अब क्या करते हैं, ये लो गोला नीचे, बताओ कितना आ रहा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 2, प्लस नेक्स्ट वाले का देख के बताओ इसका क्या होगा, 2 इंटू 4 यानी कि 8। नेक्स्ट वाले का बताइए, इसका आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 इंटू 3 इंटू 1 विच मीन्स प्लस का 15, ठीक है। माइनस का साइन लगाते हैं, इसके अंदर देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर आप नोटिस करो यार, तो अब ये नीचे से यही चीज़ मिरर इमेज के फॉर्म में हम लोग कर देते हैं, 5, ये देख रहे हो ना आप लोग, 4 और ये, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 12, तो 5 प्लस 2 प्लस 12, तो डेल्टा यहाँ से आपको मिल जाएगा 15 8 23 2 25 माइनस 5 4 3 दूना 6 दूना 12, ठीक था ना, 17 2 19 23 2 25 6 आ रहा है क्या, 4 आ रहा है, एलिमेंट तो ठीक लिखा ना मैंने, 1 2 5 3 1 4 1 1 2 1 3 1 2 1 1, ठीक तो है सब कुछ, 2 8 15 5, ये 2 की जगह पे 4 कर लो, ठीक है, ये बीच में 2 बैठ गया था तो ये 19 की जगह पे 21 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 4, पक्का। हाँ 2 कर लो इसको, यहाँ पे 4 कर लो, मैंने 2 लिख दिया था, खैर आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने में मुझे लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज की क्लास का एक छोटा सा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, एक छोटा सा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, जल्दी से उसको क्विकली मैं करवा देता हूँ, सो दैट आप की जो नेक्स्ट क्लासेस है वो आप आसानी से उसको अटेंड कर पाएँ, है ना। हाँ बिल्कुल चंपू क्वेश्चन था, ठीक है, नेगी सर के बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे, झमाझम और चंपू। चलो